हेलो बच्चों। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हो तुम सब लोग? तो वरुण एडवांस बैच में एक बार फिर से अपनी क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं। जेई मेन का जो ब्रेक था वो खत्म हो गया है। एक तरह से कुछ दिन के लिए क्लासेस बंद करी थी क्योंकि आप लोगों का सेकंड अटेम्प्ट था जेई मेन का, अप्रैल वाला, और अब वो खत्म हो चुका है। होपफुली बच्चों, उम्मीद यही है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ। जितनी आपकी उम्मीद थी शायद उतना अच्छा ना हुआ हो। देखो क्या होता है, कई बार हम अपने तरफ से मेहनत तो देखो करते हैं, बट साथ में अपने से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा रखते हैं, है ना। हमें लगता है यार हमने मेहनत करी, इसका हमें 100% फल मिल जाना चाहिए। तो देखो बेटा, सच्चाई ये है कि आपने जितनी मेहनत करी होगी उससे थोड़ा सा कम ही एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हो, और हो सकता है आपका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ हो जितना अच्छा आपने सोचा हो जेई मेंस का। कमेंट करके बताओ किन किन लोगों को ऐसा लगता है कि सर हाँ, मैंने तैयारी जिस लेवल की की थी, मेरा मेंस उस लेवल पे सर एग्जाम हो नहीं पाया। तो अगर तुम भी बेटा उसी में हो तो पहली बात तो यह है कि घबराने की कोई बात नहीं है। देखो मुझे पता है, मैं ऐसा बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, सालों साल देखा है कि बच्चे जितनी तैयारी करते हैं मेंस में कई बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अब होता क्या है? अब होता यह है कि भाई इसके बाद देख, बता देता हूं तुम्हें थोड़ा सा। जो इनका पेपर दिया तुमने, मान लो मेंस दिया 1 और 2, मेंस 1 और 2 दिया, और तुम्हारा बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हो गया सर। मैं तो इतना खुश हूं कि सर मजा ही आ गया। मतलब मैं तो जितना सोच के गया था उससे मैंने उतना ही कर दिया या उससे बेहतर कर दिया। बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत वाला ही इंसान ऐसा हो सकता है, बहुत ही कम होंगे इस प्रकार के। मोस्टली कैटेगरी में होंगे कि सर मेरा ठीक ठीक गया, ठीक ठीक, मतलब जितना मैंने तैयारी की थी उतना जबरदस्त तो मैं नहीं कर पाया एग्जाम में फॉर श्योर, जिसमें कि मोस्टली बच्चे होंगे। और फाइनली लास्ट वाले बहुत बेकार। तो बहुत बेकार वाले, बहुत बेकार वाले बेटा मेजॉरिटी वो होंगे जिन्होंने तैयारी भी उनकी बहुत बेकार ही थी। सिंपल बात है, देख सच्चाई, कड़वा सच यही है कि तैयारी भी तुम्हारी शायद उतनी अच्छी नहीं थी अगर तुम्हारा पेपर बहुत बेकार हुआ है। अगर तुम्हारा पेपर बहुत बेकार है और तुमने तैयारी अच्छी करी थी तो इसका मतलब तुम्हें लग रहा है तुमने तैयारी अच्छी करी थी, बट तुमने नहीं करी थी, तुम्हारी कुछ स्ट्रैटेजी में गड़बड़ थी। सिर्फ नंबर ऑफ घंटे से मत तोलो कि मैंने तैयारी अच्छी करी थी। हो सकता है तुम 12-15 घंटे पढ़ रहे होगे डेली, बट तुमने इफेक्टिवली स्टडीज नहीं करी। तो वो कमियां ढूंढो कि कहां पे तुम कर रहे थे और उस पर वर्क करना शुरू करो। तो बट क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बच्चे इस वाले में होंगे कि ठीक ठाक सर, जितना अच्छा मैंने सोचा उतना अच्छा नहीं गया। तो अब होता क्या है, इसके बाद दो तरह के बच्चे होते हैं। पहले जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, सर डीमोटिवेट हो गया मैं तो, क्योंकि सर मैंने इतनी तैयारी करी, इतनी सर तैयारी कर डाली, और उसके बावजूद सर मेरे साथ ऐसा कर दिया जेई ने, मेरे को तो नंबर ही नहीं दिए, मेरी तो परसेंटाइल ही नहीं आई, मेरे को तो सर इजी वाला शिफ्ट मिल गया, उसमें मैं स्कोर करा, परसेंटाइल नहीं आई, 27 जनवरी वाला हो गया मेरे साथ। ये सारी चीजें आपको करती हैं डीमोटिवेट। और फिर होता क्या है, बच्चे डीमोटिवेट होकर उन्हें लगता है इतना तो पढ़ लिया 2 साल, सैचुरेशन तो वैसे ही आ रहा होता है ना। और बाकियों को देख रहे होते हैं, हाँ बोर्ड्स हो गए, मजे चल रहे हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, मैं लगा पड़ा हूं तैयारी करने में। अब मैं क्या एडवांस करूंगा, मेरा तो मेंस ही खराब हो गया, मैं तो एडवांस के लायक ही नहीं हूं, छोड़ देता हूं, इससे बढ़िया ऐश करता हूं 2-3 महीने। ये होता है एक तरह से, अपने जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं उनको हम कोई ना कोई जरिया दे देते हैं, एक रास्ता दे देते हैं निकलने का, और फाइनली उससे एस्केप ढूंढ लेते हैं। मोस्टली बच्चे बेटा जिनका ठीक ठाक पेपर होता है वो यही करते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, है ना। और इसमें से कुछ जो जाबाज खिलाड़ी होते हैं, जो कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें पता है कि भाई मैंने तैयारी तो अच्छी करी थी यार, मेरी किस्मत एक बार खराब हो गई, 2 बार खराब हो गई। मेंस में एक तरह से बेटा, मेंस क्या है, फर्स्ट इनिंग्स है, ठीक है। पहली बार जब इंडिया जाती है, तुमने देखा है बाहर खेलने, ऑस्ट्रेलिया जाती है या इंग्लैंड जाती है, तो क्या होता है भैया, पहली पहली बॉल पे सारे आउट हो रहे होते हैं, है ना। फिर दूसरे तीसरे मैच तक समझ आती हैं कंडीशंस, वहां जाके फिर समझ आता है हाँ यार ऐसे रन बनाने हैं, यहाँ तो डिफरेंट पिचेस हैं ये। बिल्कुल वैसा ही है जेई मेंस 1 और 2। हो सकता है आपका 1 और 2 उतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा तुमने सोचा, बट अब तुम्हारे पास एक चीज है, एक्सपीरियंस। तुम्हें पता है कि भैया जेई का पेपर देना का मतलब क्या होता है। अभी तक तुम्हें सिर्फ ये पता था जेई की तैयारी कैसे होती है। अब तुम जब एग्जाम में बैठे, वहां जाके तुमने प्रेशर झेला, तुमने देखा कि क्या क्या चीजों में तुम्हें दिक्कत हुई, क्या क्या तुम्हारी कमियां रही, वो सारी चीजें अब तुम्हें एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास बेटा। इसलिए अब जो समझदार लोग होते हैं वो डीमोटिवेट नहीं होते, जिनका पेपर ठीक ठीक गया होता है और जिन्हें पता है कि नहीं भाई मैंने तैयारी तो अच्छी करी थी, बस मैं एग्जाम नहीं फोड़ पाया, तो मैं अब दोबारा से अपना 100% दूंगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो फोड़ूंगा ना। बेटा लाइफ में अगर एक बात बता, कभी भी अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, पहली या दूसरी बार में सक्सेस नहीं मिला तो क्या हार मान के बैठ जाओगे? तुम्हें लगता है लाइफ इतनी इजी होने वाली है कि भैया तुमने अपना बेस्ट दिया, तो अब जब तुम मान लो जॉब कर रहे हो या कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, तुमने अपना बेस्ट दे दिया, तुम्हारे को तो शार्क टैंक में भैया फंडिंग मिली जानी चाहिए, नहीं मिली तो क्या होगा?
क्या बैठ जाएगा, डिमोटिवेट होके बैठ जाएगा, या डबल एफर्ट मारना पड़ेगा? खुद सोच के बता। इस मैच्योर लोग क्या करते होंगे? क्या वो बैठ जाते हैं थक के, चुपचाप बैठ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं? मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि भैया मैं मोटिवेट कैसे हूं, वो अपने अंदर से मोटिवेशन निकालते हैं। उन्हें पता है कि भाई मेरे लिए सही क्या है करना। तो आपको भी इस कैटेगरी में आना है। अगर आपका पेपर ठीक ठाक हुआ है और आपको लगता है कि नहीं यार जान मेरे अंदर है और मैंने एफर्ट मारा था पूरा, तो कैसे नहीं होगा मैं देखता हूं, तो आपको बेटा एडवांस के लिए जमकर मेहनत करनी है। 2 साल पहले का दिन याद करना है। तुम लोगों ने जब जर्नी ये शुरू करी होगी या 1 साल पहले शुरू करी होगी, तब तुमने क्या ये सोचा था इतना ईजी होने वाला है क्या? तुम्हें पता था ना कि यार मुश्किलें आएंगी रास्ते में। अब वो मुश्किलों का चरम सीमा पर मुश्किलें हैं, समझ लो मैक्सिमा चल रहा है उस मुश्किलों का। इस मैक्सिमा से बेटा जो बच्चा इससे आगे निकल जाएगा तो वो एस्केप वेलोसिटी से बाहर पूरा बिल्कुल उड़ जाएगा आसमान में, और जो गिर जाएगा तो वो बेटा जमीन पे आके गिर जाएगा, ये समझ लो। तो आपको गिरना नहीं है, आपको बेटा अपने अंदर से एंथू लेकर आना है, मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढनी है और जेई एडवांस्ड की तरफ बढ़ जाना है। क्योंकि तुम्हारी तैयारी अच्छी थी, सिर्फ तुम पेपर नहीं फोड़ पाए, चाहे लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकती है, लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है, नोट्स अच्छी तरह नहीं रिवाइज करे थे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपको उन सब चीजों पे वर्क करते हुए एडवांस की तरफ बढ़ना है। अब ये बात हो गई जो बच्चे बेटा जिनका ठीक ठाक हुआ था। जिनका बहुत अच्छा हो गया भैया, तुम ज्यादा मत उड़ो आसमान में, क्योंकि यहां से जो बच्चे अब निकल कर आएंगे वो तुम्हें चैलेंज करेंगे। तो ये मत सोच लेना मेंस बहुत अच्छा हो गया तो मेरे को एडवांस का तो टिकट मिल ही गया भाई, मैं 99 परसेंटाइल वाला हूं और अब मुझे कौन रोकेगा एडवांस के लिए। इस भूल में मत जीना। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं मेंस 1 के बाद या मेंस 2 के बाद रिलैक्स मोड में आ गए। हम तो सर आईपीएल देख रहे हैं, हम तो मजे कर रहे हैं। मतलब आईपीएल देखना क्राइम नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, कभी कभी देख लो, बट ये नहीं कि पढ़ाई चल नहीं रही और दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। तो आप भी बहुत ज्यादा ना उड़े। उड़े, उड़े की स्पेलिंग क्या होती है? उड़े ना। ठीक है भाई साहब, उड़े ना आसमान में। अपने आप रियलिटी चेक करें आपकी कहाँ कहाँ। हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही हो, आपका पेपर अच्छा हो गया, बट आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, बट और बेटर का स्कोप तो है ही ना। ऐसा तो नहीं है बेटा तू AIR 1 बन गया है कि मेरे से इससे बढ़िया तो मैं कर ही नहीं सकता। AIR 1 के पास भी इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, तो आपके पास तो डेफिनेटली है। आप अपनी गलतियों से सीखें, इंप्रूव करें और देखें कहां आप और बेटर कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब यह है कि जिसका भी जो भी इन दोनों कैटेगरी में है, तुम्हें तो भैया एडवांस के लिए लग ही जाना चाहिए। और बहुत बेकार वाले जाग जाओ, जाग जाओ कि भैया कहां गलतियां कर रहे हो। जब तुम्हारी पेपर बेकार है बट तैयारी अच्छी थी और पेपर बहुत बेकार हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता देख। बट फिर भी अगर ऐसा है तो तुम्हें जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां गलती कर रहे हो सकता है कि तुम्हारा पेपर थोड़ा बहुत ठीक करके भी एडवांस में ठीक। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम एडवांस में मत करो, तुम्हें कॉल लेना पड़ेगा। हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, वो इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा कि क्यों पेपर बहुत बेकार है। बट जो इन दोनों कैटेगरी में है बेटा, आपको तो जेई एडवांस के लिए बिल्कुल 100% देके अपना लग जाना है और ये वाला फेज बनाना है। तुम्हें भी बेटा ये वाला बनाना है, बट ज्यादा भी हंसना नहीं है कि भाई पता चला आसमान में उड़ने लग गए। तो कहने का मतलब ये है कि एडवांस के लिए लगने का सारे कारण हैं तुम सभी बच्चों के पास, और इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मुझे पता है तुम लोग बहुत काफी बच्चे सैचुरेट हो गए होंगे, सर इतना पढ़ लिया आप कब तक पढ़ाओगे सर, एडवांस नहीं कर पाऊंगा मैं। बट बेटा ऐसा मत सोच, 2 महीने का खेल है, किसी को कुछ नहीं पता लास्ट में क्या हो जाए। इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट 2 महीने ही है, राइट। मार्च अप्रैल चल रहा है, अप्रैल और मई तुम्हारे पास पूरा पूरा, जून मिड में लगभग होता है पेपर। तो तुम्हें इन 2 महीने में कुछ भी करके यार अपने अंदर से मोटिवेशन लेकर आओ। वो दिन याद करो, अपने माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी इमेजिन करो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारी रैंक आएगी। और एफर्ट बेटा अपना 2 महीने के लिए प्रॉमिस करें सभी बच्चे कि सर हम फुल करेंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके लिखें हाँ सर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, एडवांस्ड के लिए अपना बेस्ट देंगे। जो जो बच्चा रेडी है बेटा, जो करना चाहता है वो एक बार जरूर लिखे। अब सर मोटिवेशन तो अब मिल गई है, करना तो अब चाहते हैं, बट करें कैसे? तो देखो जिनको करें कैसे हैं, बहुत अच्छी बात ये हुई है कि मैथ्स में 2-3 सालों से पेपर जो इतना मुश्किल आने लगा है, उस वजह से एक अच्छी बात भी हुई है। वैसे तो मोस्टली सारे नुकसान ही है तुम्हारे लिए, बट एक अच्छी बात ये हो गई कि मेंस और एडवांस्ड के लेवल में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को बस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवांस लेवल की, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, ये सब और करते जाओ तो तुम्हारा एडवांस भी प्रिपेयर हो जाएगा। थ्योरी तुम्हारी वो सब तुमने पढ़ी हुई है, तो बहुत ज्यादा नहीं मेहनत लगने वाली, सच बता रहा हूं। एडवांस्ड और मेंस में अगर तुम अच्छा करके बैठे हो, 2 साल पढ़ाई कर ली है, तो ऑलमोस्ट बस एक थोड़ा सा पुश और चाहिए तुम्हें एडवांस्ड में बढ़िया करने के लिए। तो सभी बच्चे इस बात को माने और बेटा लग जाएं, बिल्कुल अपनी मेहनत करें और सिलेक्शन तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। चलिए तो इस बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और जिन भी बच्चों ने अब शुरू किया है, हो सकता है आज खुले हो, सब काफ़ी लोगों का बैच आज देख रहे हो,
अब पहले तो देखा नहीं क्योंकि मेंस में लगे हैं, तो आप बेटा फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, ये नहीं कि बीच में कूद गए, आप फर्स्ट लेक्चर से या कोई एक यूनिट लेके स्टार्ट कर लीजिए। बेटर तो यही रहेगा फर्स्ट लेक्चर से चलो, बट अगर तुम्हें लगता है नहीं पहले कैलकुलस करनी है, कोऑर्डिनेट करनी है, तो उस यूनिट के पहले, आज जैसे कंटिन्यूटी का मिडिल ऑफ द लेक्चर चल रहा है, लेक्चर 3 है, तो आप बीच में नहीं कूद सकते, आपको लेक्चर 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। तो आज हम क्या करेंगे, 2 लेक्चर्स में देखो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हमने किया था, थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी आज और करवाऊंगा, फिर हम डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। तो आज की क्लास मेनली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मिक्स करके हम प्रॉब्लम्स करेंगे। थ्योरी भी होगी क्या सर? थ्योरी बेटा तुमने इसकी पढ़ी हुई है, बार बार रिपीट करके बोर करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई फायदा नहीं है बार बार वही चीजें बताऊं, थ्योरी पढ़ के बैठनी है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई। 33 ब्रेन टीजर्स अपने हो चुके थे पहले 2 लेक्चर्स में, है ना भाई। अब आ जाते हैं 34 नंबर पे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, देखकर घबराना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस इसीलिए मैं तुम्हें देता हूं क्योंकि एडवांस में भी ऐसे आते हैं, खूब खूब लंबी लंबी लैंग्वेज लिखी, तो पहली स्किल अपने अंदर ही ऐड करो अगर अभी तक नहीं हो पाई है, क्वेश्चन को डिकोड करना, क्वेश्चन को समझना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना तो एक अलग आर्ट है, बट पहली कई बच्चे यहीं फंस जाते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं, ढंग से पढ़ते ही नहीं तो ढंग से इंटरप्रेट नहीं होता, ढंग से इंटरप्रेट नहीं होता तो यही नहीं समझ आता लगाना क्या है, तो उस गलती को आप लोग ना करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्स एक सेट दिया है 1 से 6, ए एंड सी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, एक्स से विद रिप्लेसमेंट सेलेक्ट हुए हैं, मतलब कोई भी ले सकते हैं एनसी को इनमें से, और एफ एक्स एक फंक्शन दिया है जो 1 पे टूटा हुआ है, बाकी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है, बस 2 पे टूटा हुआ है। ऐसे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ते हुए क्वेश्चन मैं तुम्हें वो बता रहा हूं, एंड एक एच एक्स फंक्शन दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने एच एक्स such that fx and gx are both discontinuous, तो नंबर ऑफ फंक्शंस ए एंड सी सेट दिया हुआ है, तो साफ समझ आ रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा फंक्शंस के साथ मिक्स करने की कोशिश की गई है। पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें लास्ट में करवाया था, है ना भाई, पीएनसी के साथ मिक्स्ड। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि भैया fx भी एंड gx भी डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए, तो अभी कॉमन सेंस लगाओ कि कहां हो सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। देख भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये तो पॉलिनोमियल है, वैसे तो हर जगह कंटिन्यूअस है, ऐसे ये भी कंटिन्यूअस है, बट जहां ब्रेक किया गया है 1 पर, सिर्फ वहीं पर दिक्कत पैदा हो सकती है, अदरवाइज कहीं दिक्कत, इसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, हमेशा कंटिन्यूअस है। क्वाड्रेटिक तुम्हें पता है एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है, तो जहां ब्रेक किया गया है मतलब 1 के लेफ्ट में एफ ऑफ 1 माइनस 1 के लेफ्ट में लिमिट निकालो 1 + 1 2, और एफ ऑफ 1 + 1 के राइट में 1 - a, तो अभी वैसे तो मुझे डिसकंटिन्यूअस बोला है, बट मैं पहले कंटिन्यूअस निकाल के देखता हूं क्या आ रहा है, फिर अपने आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। तो फॉर कंटिन्यूटी एट x = 1, 2 = 1 - a, तो यहां से a की वैल्यू दिख रही है -1, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी भाई वैसे ही, क्योंकि a तो -1 पॉसिबल ही नहीं है भैया, a तो नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5 6 में से। यानी एक बात तो तय है कि ये फंक्शन कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता 1 पर, fx फंक्शन तो कभी भी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 पे कंटिन्यूटी के लिए a को -1 होना पड़ेगा, तो यानी fx तो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस है, a जो मर्जी लेते रहो, ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही अब g की बात करते हैं, g को 2 पे समस्या है, 2 पे ब्रेक हुआ है, g ऑफ 2 - 2 से कम ये वाला फंक्शन, तो 4 - 2c, और g ऑफ 2 + 2 से ज्यादा यहां, तो 4 - 4 2 = 8, यानी -4, और कंटिन्यूटी के लिए इन दोनों को बराबर रखता हूं, तो 8 = 2c, यानी c की वैल्यू अगर 4 हो गई, c की वैल्यू 4 पर बेटा ये दोनों लिमिट्स बराबर आ जाएंगी, यानी कि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट सर हमें तो डिसकंटिन्यूअस चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, c = 4 पे कंटिन्यूअस आ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस बाकी सब पर आ जाएगा। यानी कि बेसिकली अब देखो क्या हो गया, n1 के लिए, n1 निकालने के लिए आप चाहते हो दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाएं, तो fx तो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस है, यानी नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट a, जितनी तरह से a सेलेक्ट होगा उतनी तरह से fx हो जाएगा, और a सेलेक्ट तो 6 तरीके से हो सकता है, और gx कितनी तरह, क्योंकि देखो हमें hx सेलेक्ट करना है जो इनका प्रोडक्ट है, हमें क्या करना है, तो ऐसे लिख देता हूं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट a, कितने हो गए, 6 वेज हो गए भैया, कुछ भी ले लो, a को तो कुछ भी ले लो 1 से 6 तक, क्योंकि हमेशा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। एंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट c, 4 के अलावा कुछ भी ले सकते हो, तो 4 के अलावा मतलब 1 2 3 5 6 5 वेज, बट हमें अगर
एच एक्स बनाना है तो एफ एक्स और जी एक्स का साथ में सिलेक्शन करना है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि N1 की वैल्यू 6 × 5 हो जाएगी, 30 हो जाएगा। तो 30 हो गई N1 की वैल्यू। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म एच एक्स विच वॉज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर हो गई है। ऐसे ही अब N2 पे आ जाओ, नंबर ऑफ फंक्शंस एच एक्स। एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट 1। क्या बोल रहा है? एच एक्स इज कंटिन्यूअस। देखो पहले बात हो रही थी एफ एक्स और जी एक्स की, ध्यान से पढ़ना है। अब वो कह रहा है एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट 1 एंड डिसकंटिन्यूअस एट 2। तो अब मतलब पहले तो तुम्हें एच फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना भाई। एच फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। एच क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अब देखो, अगर एच एक्स बनाना है तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि भाई साहब मल्टीप्लाई करना है। अब सर मल्टीप्लाई ऐसे कैसे कर दूं? तो डोमेन सेम रख के फिर ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये बात तो तुम्हें पता है। बिल्कुल सर। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 2 से बड़ा, तो बेसिकली 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए ना, 1 और 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। और 2 से बड़ा एक केस ले लूंगा, एक 1 से 2 के बीच में, एक 1 से छोटा। तो अगर पहला केस ले लेता हूं कि x ग्रेटर देन 2, ठीक है जी, 2 से बड़ा अगर मैं फंक्शन लूंगा तो साफ समझ आ रहा है ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। 2 से बड़े में तो यहां से g आएगा और f ये आएगा, क्योंकि 1 से बड़े में हमेशा ये है, तो 2 से बड़े में भी ये रहेगा। तो x² - ax इंटू x² - 4x इफ x इज ग्रेटर देन 2। क्या ये बात समझ आ गई है कि 2 से बड़ा अगर फंक्शन हुआ तो जो h है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, उसमें ये ब्रांच और ये ब्रांच मल्टीप्लाई होगी। अब ले लो बेटा 1 और 2 के बीच में, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 है तो यहां लेस देन इक्वल टू कर देता हूं। 2 से छोटा और 1 से बड़ा, तो ये तो ये हो जाएगा, और इसमें 1 से बड़ा 2 से छोटा ये वाली ब्रांच। तो अब दिस इंटू दिस आएगी, तो x² - ax इंटू x² - cx। देख लीजिए क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने फंक्शन को सही बनाया है? मेरे ख्याल से तो सही बनाया है। 1 से 2 के बीच की ब्रांच भी बना ली, और अब बना लेता हूं 1 से छोटा, जो ये वाला केस है। अब 1 से छोटे में यहां से ये मिलेगा और यहां से ये मिलेगा, समझ गए ना। तो मेरे को मिल जाएगा x² + x इंटू x² - cx जब x लेस देन इक्वल टू 1 है। क्या ये बात क्लियर है भाई साहब? सॉरी, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? बिल्कुल। देख लीजिए कि मैंने जो h फंक्शन है वो एक तरह से प्रोडक्ट फंक्शन क्रिएट कर लिया है। चलिए, तो अब क्या करेंगे? हमें अब चाहते हैं हम एच एक्स कंटिन्यूस हो जाए 1 पर, डिसकंटिन्यूस हो जाए 2 पे। तो h ऑफ 1 + 1 माइनस, यही करूंगा अब मैं, है ना, जैसे कि हम पहले कर रहे थे। तो h ऑफ 1 प्लस h ऑफ 1 माइनस 1 से बड़े पे, देखो ये वाला देगा ब्रांच, 1 से बड़े पे यहां पे वैल्यू डालूंगा। सो 1 - a इंटू 1 - c हो जाएगा। 1 - a इंटू 1 - c, देख लीजिए जरा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भाई साहब 1 से जस्ट छोटे पे ये वाला हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 इंटू 1 - c, 2 इंटू 1 - c हो गया। तो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स एट x इक्वल टू 1, ये दोनों बराबर, यानी 1 - a इंटू 1 - c इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - c काटेंगे, ऐसे तो काट नहीं सकते, इसे 0 भी रखेंगे। और 1 - a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू -1। ये तो बेहुदा बात है भैया, a नेचुरल नंबर था, तो c तो 1 ही हो गया, c तो 1 ही आएगा। यानी अगर कंटिन्यूस चाहिए h को, तो एक बात पक्की है, c की वैल्यू 1 फिक्स हो चुकी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। N2 में हमें क्या चाहिए था? h को कंटिन्यूस एट 1 एंड डिसकंटिन्यूस एट 2। तो अब 2 पे भी बात कर लो भाई, 2 पर भी बात कर लीजिए। तो h ऑफ 2 प्लस h ऑफ 2 माइनस, जल्दी करो बेटा, पॉज करके, बड़ा मजा आएगा अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिया तो भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट मतलब नेक्स्ट लेवल है, ये समझ लो। पॉज करके ट्राई जरूर करो, हाँ, सिर्फ कहानी नहीं सुननी है। तो h ऑफ अब 2 प्लस पे तो ये वाला फंक्शन है, तो 2 टू द 4 - 2a, 4 - 2a, 2 डाल दिया इस वाली ब्रांच में, 4 - 2a और 4 - 8 इंटू 4 - 8, है ना भाई। और 2 माइनस पे क्या होगा? ये वाला डालूंगा, तो फिर से यहां 4 - 2a आएगा, 4 - 2a यहां पे फिर से आएगा, और जब यहां 2 डलेगा तो 4 - 2c हो जाएगा। सही बोल रहा हूं ना भाई? 4 - 2c, बिल्कुल 4 - 2c हो गया।
तो अब वैसे तो मुझे 2 पे डिसकंटिन्यूअस चाहिए था, डिसकंटिन्यूअस एट 2 राइट, बट कंटिन्यूअस रख के देखते हैं, बाकी माइनस कर दूंगा। तो फॉर कंटिन्यूटी इन दोनों को इक्वल करेंगे, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, 4 माइनस 2a इंटू ये -4 हो गया, 4 माइनस 2a इंटू 4 माइनस 2c, तो एक 4 माइनस 2a कटेगा, इसको 0 रखूंगा तो a तो 2 आ गया, और -4 बराबर 4 माइनस 2c, यानी 2c की वैल्यू 8, यानी c की वैल्यू 4। तो यानी या तो a 2 हो जाए या फिर एक 4 हो जाए, इन दोनों ही सिचुएशन में hx क्या है बेटा, hx कंटिन्यूअस बन जाएगा 2 पर भी। ठीक है भाई साहब, अब मेरा सवाल सॉल्व होने के कगार पर है, हमें फंक्शन निकालने हैं hx कंटिन्यूअस हो जाए 1 पर। तो मेरा c तो वैसे ही फिक्स हो गया, 1 पे कंटिन्यूअस का मतलब c तो 1 है, तो n2 के लिए c तो 1 हो ही गया है ना भाई, n2 नंबर ऑफ फंक्शंस की जो वैल्यू निकालनी है, c तो 1 हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट 2। अब 2 पे डिसकंटिन्यूअस चाहते हो तो यानी इन दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, तो वैसे ही नहीं हो रहा, देख c तो 1 है ही, यानी a 2 नहीं होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, मतलब a की वैल्यू 1 3 5 1 3 4 5 6 ये होनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि a क्या था, 1 2 3 4 5 6 में था, कह रहे हो आप a2 नहीं हो सकता भैया क्योंकि कंटिन्यूअस चाहिए नहीं, तो a की ये 5 वैल्यूज पॉसिबल हो गई। तो 5 इंटू सी की a की वैल्यू, तो 5 वेज कोई मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जैसे पहले 6 इंटू 5 निकाला था, a के तरीके थे 6, सी के 5, इस बार a के तरीके हैं 5, सी का तो एक ही तरीका है, तो 5 वेज n2 की वैल्यू तुम्हारी 5 आ गई। काफी लंबा क्वेश्चन है बट जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। अगला, नंबर ऑफ फंक्शंस hx सच दैट hx इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, तो अब 1 पर डिसकंटिन्यूअस है बट कंटिन्यूअस एट 2, उल्टा हो गया बेसिकली, इस बार ये ट्रू नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए बेसिकली। n3 के लिए अब तुम क्या करोगे, फॉर n3 के लिए बेसिकली c तो 1 नहीं हो सकता क्योंकि हम डिसकंटिन्यूअस चाहते हैं, और कंटिन्यूअस इसे चाहते हैं, यानी आइदर a2 या c4 में, दोनों में ही काम चल जाएगा, तो आइदर दिस और दिस में केस बना लेता हूं भाई, है ना। तो केस वन a को 2 कर दिया, केस 2 हमने c को 4 कर दिया, क्योंकि समझो याद रखो दोनों होने जरूरी नहीं है एक साथ, कोई भी एक हो गया तो भी दोनों LHL RHL सेम आ जाएंगी, कंटिन्यूअस बन जाएगा, तो यानी इन दोनों में से कोई भी काम कर जाएगा, तो केसेस बना लिए भाई साहब। तो a2 कर दिया, अगर a2 कर दिया तो c क्या क्या होगा, तो c1 तो वैसे ही नहीं हो सकता, यानी 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी हो सकता है c, है ना। तो ये a के साथ ये पेयर, जितने पेयर बन गए उतने फंक्शंस बन गए, यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन 2,2 से आ जाएगा, 2,3 से 2,4 2,5 2,6, यानी 5 फंक्शंस तो यहां से मिल गए। जब a2 लिया, जब c4 लिया तो भाई साहब a पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, c तो 1 हुआ ही नहीं है, तो सही है, a 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो जाएगा, यानी हर एक पेयर एक फंक्शन देगा, 4,1 1,4 2,4 3,4 4,4 5 4 6 4, सारे आपको फंक्शंस मिलते जाएंगे। बट तुम समझ गए, समझदार व्यक्ति समझ गए कि सर 2,4 तो रिपीट हो रहा है, जो a2 है और c4 है, या जब c4 है a2 है, ये वाला एक केस रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो जो आइदर दिस और दिस में आप क्या कर रहे हो, यूनियन केसेस बना रहे हो, तो वो जो इंटरसेक्शन वाला है वो तो 2 बार आ जाता है ना, वो वाला माइनस किया मैंने एक, यानी अगर यहां से 5 है तो यहां से 6 मत ले लेना, यहां से भी नंबर ऑफ फंक्शन आपको 6 - 1 यानी 5 ही करने, क्योंकि 2 और 4 वाली जो वैल्यू a2 c4 ऑलरेडी यहां काउंट हो चुका है। ठीक है भाई, तो यहां से भी 5 यहां से भी 5 ऐड करो, केसेस को हमेशा ऐड करते हैं, तो n3 की वैल्यू तो 10 फंक्शंस बन गई, तो n3 के अंदर 10 फंक्शंस होंगे, सबकी वैल्यू आ गई आई थिंक। n1 की आई थी 30 आई थी, n2 की आई थी 5, इसकी आई है 10, 30 40 45 बन रहा है भाई साहब मेरा तो। 45 चेक किया जाए, ऊपर वाले का नाम लेके बेटा चेक कर लेते हैं, मजा आ गया, आहा हा। सर आपको तो पता ही था आंसर, मुझे नहीं पता था बेटा, सही में नहीं पता था, तुम्हारे सामने ही किया है मैंने ये क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ना तो सिर्फ इसमें फंक्शंस लग गया, कंटिन्यूटी लग गई, साथ में पीएनसी भी आपकी लग गई, बढ़िया क्वेश्चन। देख लीजिए भाई, 45 सच फंक्शंस। चलो आगे बढ़ते हैं।
कुछ नहीं लगा, कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन है, बट तुम देख रहे हो कितना जबरदस्त एप्लीकेशन बन गया। तो कमेंट करके बताएं किन लोगों ने खुद से कर पाए। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई। नंबर गलत डल गया है यहाँ, नंबर आपका जो है ये था आपका 34, तो ये हो गया 35। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है इसमें बेटा। एक और क्वेश्चन जिसमें कंटिन्यूटी का है, बट एफ एक्स पीस वाइज डिफाइंड है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एक ये खतरनाक सी लिमिट है। तो अब क्या दिया हुआ है, 0 से पाई अदर देन पाई बाई 2 के लिए ये ब्रांच है, पाई बाई 2 के लिए ये ब्रांच है। तो आपको ऑप्शंस बताने हैं, मल्टीपल करेक्ट है। कंटिन्यूटी और टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बस यही दिख रहा है मुझे ऑप्शंस के अंदर, राइट। तो मुझे समझ आ गया कंटिन्यूटी पे तरफ मुझे बढ़ना है क्वेश्चन में। बट कंटिन्यूटी तो सर तब करोगे जब ये एन गायब हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा और एन दो चीजें अभी मुझे परेशान कर रही हैं। कंटिन्यूटी तक पहुंचने से पहले मुझे एक काम करना है कि भैया ये पहले तो सीरीज सॉल्व करनी है, उसके बाद उसमें लिमिट लगानी है, तब जाके मैं कंटिन्यूटी तक पहुंच पाऊंगा। लेवल है, गेम खेलते हो ना भाई सर, लेवल 3 पे डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते ना। अब पता है लेवल 3 आसान है, पर लेवल 1 2 तो पार करना ही पड़ेगा भाई, वही वाला खेल है। पता है कंटिन्यूटी निकालना बड़ा आसान है, पाई बाई 2 पे चेक करनी है हमें बस। बट भैया ये फंक्शन कहाँ है, उसने फंक्शन को लिमिट और सिग्मा के अंदर कैद करके दिया है। तो पहला काम यह है कि हम किसी तरह से इस लिमिट को और सिग्मा को सॉल्व करें। पहले सिग्मा को देखते हैं, n1 से n, ठीक है। तो लिख लेता हूं जरा क्या है। तो जो सीरीज बनी हुई है n1 था, तो 2 की पावर n, सो 1/2 tan x बाई 2 प्लस 1/2 स्क्वायर tan x बाई 2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब tan x बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन 1/2 की पावर n tan x बाई 2 की पावर n। समझ गया भाई साहब, कुछ ऐसा गंदा सा काम किया हुआ है, कुछ ऐसा गंदा सा काम किया है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब मेरे माइंड में देखो क्या चल रहा है, साफ समझ आ रहा है यार, टेलीस्कोपिंग जैसा कुछ बनाना है और लिमिट को इन्फिनिटी लेनी है। तो अब इस तरह की सीरीज अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करी है तो बेटा ये समझ ले कि जेई की तैयारी अधूरी रही है तुम्हारी, अगर तुमने ऐसे सीरीज टेलीस्कोपिंग वाले नहीं करे, स्पेशली इस टाइप का, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्योंकि देख दो टेलीस्कोपिंग है, एक तो एंगल की टेलीस्कोपिंग और एक बाहर भी एक जीपी जैसा कुछ बन रहा है। तो ऐसे में क्या करना होता है, tan 2 थीटा को कंसीडर करना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका जरा रेसिप्रोकल लो ताकि माइनस ऊपर जाए। तो cot 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय, कुछ लोग इसका फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, मैं सीधे डेरिवेशन से ही बता रहा हूं। तो इधर ले जाओ, सो 2 cot 2 थीटा, तो इधर ले गया राइट, और tan से डिवाइड कर दो, 1/tan हो गया cot थीटा, और tan स्क्वायर बाय tan हो गया tan थीटा। तो ऐसा कुछ बन गया एक तरह से कि tan थीटा, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ tan था, cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा बन गया। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में tan थीटा को लेके आए हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि cot माइनस 2 cot, तो देखो थीटा में भी बन गया और यहां भी कोफिशिएंट में भी बन गया। तो वही मुझे चाहिए, एंगल में भी चाहिए और कोफिशिएंट में भी चाहिए। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स टेलीस्कोपिंग सीरीज यहां से बनाएंगे। और अब क्या करूंगा, थीटा को रिप्लेस करूंगा। थीटा को तो x/2 डालना है, थीटा को बेटा एक बार x/2 डालूंगा, तो tan x/2 बन गया cot x/2 माइनस 2 cot 2x/2, यानी cot x ही हो गया। बट मजेदार बात क्या है, हाफ भी चाहिए, तो हाफ से भी मल्टीप्लाई करो, यहां हाफ आएगा, यहां हाफ आएगा, तो ये 2 हट जाएगा एक तरह से तुम्हारा, ठीक है। तो हाफ tan x की वैल्यू ऐसा कुछ हो गया, समझ गए, हाफ tan x की वैल्यू ऐसी हो गई। अब अगर थीटा को x/2 करा, अब थीटा को x/2 स्क्वायर कर दो, यहीं पे थीटा को x/2 स्क्वायर करता हूं, तो tan x/2 स्क्वायर cot x/2 स्क्वायर माइनस 2 cot 2 इंटू x/2 स्क्वायर, 2 इंटू x/2 स्क्वायर में एक 2 कट जाएगा, x/2 रह जाएगा। और फिर से बेटा जी हमें कोफिशिएंट में 1/2 स्क्वायर भी चाहिए। तो 1/2 स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ही खतरनाक वाला टेलीस्कोपिंग है ये, इसको 1/2 स्क्वायर cot x/2 स्क्वायर कर लो माइनस, और एक जब 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1/2 ही रह जाएगा,
कॉट एक्स बाय टू। तो खेल समझ रहे हो भाई साहब? अगर अब आप इन दोनों को देखें, इसको और इसको देखें, तो मेरे को टेलीस्कोपिंग का खेल एक तरह से समझ आ गया है कि अब मैं जो पहली टर्म थी उसे लिखूंगा इस प्रकार से, ये वाली। तो T1 हो जाएगी तुम्हारी हाफ कॉट एक्स बाय टू माइनस कॉट एक्स। T2 हो जाएगी जो नीचे लिखी है 1/2 कॉट एक्स बाय टू स्क्वायर माइनस 1/2 कॉट एक्स बाय टू। और अब समझदार व्यक्ति समझ गए सर अगले वाले में क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 क्यूब कॉट एक्स बाय टू क्यूब माइनस 1/2 स्क्वायर कॉट एक्स बाय टू स्क्वायर एंड सो ऑन। टी एन में क्या हो जाएगा, 3 में यहां 2 की पावर 3 आ रही है, तो 1/2 की पावर एन कॉट एक्स बाय टू की पावर एन माइनस 1/2 की पावर एन माइनस 1 कॉट एक्स बाय टू की एन माइनस 1। ये तुम्हारा भाई साहब टेलीस्कोपिंग का काम चल रहा है अभी तक। तो इस क्वेश्चन में हवा खराब हो गई सर हमारी, तो ऐसा टेलीस्कोपिंग भी होता है, कई लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोगों ने आई एम श्योर किया होगा ये। और अब देखो बेटा, काटा पीटी जिंदाबाद, इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इज लाइक दिस, सो एस एन, इधर से ये भाई बचेंगे, उधर से ओ भाई ये कहाँ रह गए, ये कहाँ छुपे बैठे थे बेटा जो कटने से बच गए। हाँ तो क्या क्या बचेगा, यहां ये माइनस कॉट एक्स और यहां पर ये बचेगा बेसिकली, तो 1/2 की पावर एन, ये मेरा एस एन आया है। अभी क्या आया है, एस एन आया है बेटा। अब इसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालूंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यार ये तो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, इसमें तो एन है नहीं, ये कहेगा भैया मेरे को खत्म कर दो। 2 की पावर एन, कॉट को नीचे लिख लो, tan x बाई 2 की पावर एन, और अब tan थीटा बाई थीटा लगाता हूं, x बाई 2 की पावर एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि जैसे ही n इन्फिनिटी जाएगा एंगल 0 जा रहा है, tan थीटा बाई थीटा 1 कर दिया, 2 की पावर एन 2 की पावर एन कट गया, तो बस 1/x की टर्म मुझे नजर आ रही है बेटा जी। क्या तुम्हें आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो ये हो गया हमारे पास s इन्फिनिटी हो गया 1/x माइनस कॉट x। देख लो जरा, देख लो भाई जरा कि ये जो सीरीज है, ये वाली चीज, ये अब निकल कर आ गई है 1/x माइनस कॉट x। तो अब मेरा फंक्शन रेडी है कंटिन्यूटी निकालने को। 1/x माइनस कॉट x, x जो है 0 से पाई अदर देन π/2, और π/2 पे एग्जैक्ट 1/x है। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, क्या होगा अब ये होगा कि भाई साहब हमें क्या करना होगा कि हमें x π/2 पे लिमिट निकालनी है। देखो f π/2 तो एग्जैक्ट दिख गया यहां से, यहां डाल देंगे π/2 तो 2/π आएगा, और π/2 पे जब लिमिट निकालोगे तो पहले तो वैल्यू डाल के देखता हूं कौन सी फॉर्म है, ये होगी 2/π, और कॉट π/2 0 की तरफ जाता है तो सीधे ही रख सकते हो 2/π माइनस 0, यानी बेटा 2/π निकल कर आ गया। तो यानी क्लियरली जो लिमिट आ रही है π/2 पे और जो f π/2 आ रहा है वो सेम है, यानी एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया π/2 पर, कंटिन्यूअस हो गया π/2 पे। गॉट इट। मान लीजिए, मान लीजिए यहां 1/x की जगह मैं 2/x दे देता, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं ऐसे ही, 2/x होता, तो इफ f π/2 जो है बेसिकली 2/π/2 यानी कि 4/π होता है। यानी इस केस में अगर 2/x होता, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो चुका, सी आ गया, अगर मैं बोल रहा हूं 2/x होता तो f π/2 ये आता, बट लिमिट आई है ये, तो और कौन सा ऑप्शन होता ये बताना है तुम्हें, तो कौन सा ऑप्शन होता, तो लिमिट तो भाई साहब लिमिट तो आई है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है, यानी कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। देखो जब भी लिमिट एग्जिस्ट करे, LHL RHL बराबर आए, क्योंकि π/2 माइनस कर लूं π/2 प्लस यही लिमिट आएगी, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट क्योंकि वो FA के बराबर नहीं है, सो LHL इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू FA। कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, रिमूवेबल टाइप आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है बट नॉट इक्वल टू FA है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता एक्चुअली। fx हैज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फाइनाइट टाइप, ये भी गलत हो गया, क्योंकि LHL RHL हमारे सेम आए हैं, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता। बट क्या हो जाता, कौन सा टाइप, कि रिमूवेबल टाइप
मिसिंग पॉइंट, सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होती इस पॉइंट पर, बट एनीवेज अभी के लिए तो कंटिन्यूस आ गया है। जिनके ऊपर से निकल गया सर ये टाइप क्या होता है, नोट्स पढ़ो अपने, याद करो, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी वहां आपको बताया गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त दो ब्रेन टीजर से स्टार्ट किया है सर आपने, सीधे ही फिफ्थ गियर लगा दिया आज बेटा। देखो क्योंकि कंटिन्यूटी हम बेसिक वाले क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली क्लास में, कंटिन्यूटी हमारा कंटिन्यू हो रहा है आज, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूटी के, आज थोड़े टफ वाले करवाए हैं। अब कंटिन्यूटी में एक छोटी सी चीज रह गई है जिसका नाम होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। IMVT भी बोलते हैं जिसे, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। सो बेसिकली सिंपल सी थ्योरम होती है यार, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर FA इंटू FB नेगेटिव आ जाए कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, अगर FA इंटू FB नेगेटिव आ जाए, ठीक है, अगर एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है पूरी डोमेन AB में, और अगर FA इंटू FB नेगेटिव मतलब एक पे वैल्यू पॉजिटिव, FA पॉजिटिव FB नेगेटिव या उल्टा, तो जैसे ही कंटिन्यूसली जोड़ोगे कम से कम एक रूट तो आएगी आएगी बीच में, जैसे मर्जी इन पॉइंट्स को जोड़ो बीच में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, यानी बीच में रूट जरूर आएगी। इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्वाड्रेटिक से पढ़ते आ रहे हो तुम कि FA इंटू FB नेगेटिव, तो बीच में एक रूट जरूर आता है किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन का। कंटिन्यूस होना जरूरी क्यों है, क्योंकि भाई साहब तुम यहां और यहां को जोड़ना है, तुमने यहां तो ऐसे कर दिया, फिर यहां डिसकंटिन्यूटी खींच के यहां ले आए तो भैया रूट नहीं आई, तो इसलिए बोल रहा हूं कंटिन्यूस होना जरूरी है। अगर इसको और इसको कंटिन्यूसली जोड़ना है बिना ब्रेक लगाए, तो ये एक्स एक्सिस को तो पार पाना ही पड़ेगा ना बेटा। हाँ समझ रहा है ना, ये बॉर्डर है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, अगर यहां से यहां जाना है तो भाई बॉर्डर तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, समझ गया ना। तो कम से कम एक बार तो बॉर्डर क्रॉस करेगा ही, यानी कम से कम एक बार तो रियल रूट आएगी ही आएगी, एटलीस्ट वन रियल रूट। बाकी जितनी मर्जी बार आप एक्स एक्सिस को कट कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू कॉल इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इस पे सवाल लगा लेते हैं, इस पे सवाल लगा लेते हैं बेटा जी। चलो छोटा सा क्वेश्चन, बहुत पुराने समय का जेई का क्वेश्चन, जब सब्जेक्टिव होता था जेई, कि एक वेक्टर दिया है AT, देख रहे हो कैसे अजीबोगरीब सवाल पूछते थे पहले। वेक्टर दे दिया एक दूसरा वेक्टर दे दिया, ठीक है जी, जिसमें चार टी के फंक्शन F1T F2T G1T G2T, T 0 से 1 है, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। AT BT आर नॉन जीरो वेक्टर्स, और A0 मतलब जब t की वैल्यू 0 है तो ये है वेक्टर, जब t की वैल्यू 0 A1 है तो ये है वेक्टर t की वैल्यू 1 पे, और ऐसे B में भी जब 0 डाला हुआ है तो ये आएगा, B में t को 1 डाला है तो ये आएगा। ठीक है भाई, समझ गए, समझ गए। सवाल क्या है, शो दैट AT BT आर पैरेलल फॉर सम t। बहुत प्यारा क्वेश्चन कि भाई पैरेलल देखो कब बनते हैं दो वेक्टर। पैरेलल वेक्टर करने के दो तीन तरीके होते हैं, एक तो A को लैम्डा टाइम्स B ले आए, या आप क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए, ये दो तरीके हैं मेनली। तो क्रॉस प्रोडक्ट से मैं जा रहा हूं क्योंकि लैम्डा एक नया वेरिएबल लाने की भैया हिम्मत नहीं हो रही, तो मुझे लग रहा है कि एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं A क्रॉस B। तो टू प्रूव क्या करना है, A क्रॉस B 0 फॉर सम t। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों फंक्शंस का क्रॉस निकाल लो t के टर्म्स में, सो I कैप J कैप K कैप, ठीक है जी, F1T F2T और ये इसके का कंपोनेंट 0 है, G1T G2T 0। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो K कैप टाइम्स F1 G2 माइनस G1 F2 इंटू K कैप, ये आपका A क्रॉस B बन जाएगा। यानी कि अगर मैं अब सोचूं कि अगर मुझे इसको 0 प्रूव करना है तो इनडायरेक्टली मुझे इस चीज को 0 लाना है बेटा। तो मैं एक नया फंक्शन HT कंसीडर कर लेता हूं, F1T इंटू G2T माइनस F2T इंटू G1T, है ना। अगर ये 0 आ गया तो भाई साहब कहानी क्या होगी, अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा, और ये 0 आ गया मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे किसी ना किसी एक t के लिए, राइट, किसी ना किसी एक t के लिए पैरेलल हो जाएंगे। इतनी बात समझ गए। अब इसको 0 कैसे प्रूव करें, देखो सिंपल सी बात है, हमें किसी को भी 0 प्रूव करना है मतलब रूट प्रूव करनी है। 0 पे क्या होता है, रूट होती है, 0 जब आता है फंक्शन तो रूट आ जाती है। तो मेरे को तो भाई 1 और 2 पे दिया है, तो एक काम करते हैं H1 निकालते हैं पहले। H1 का मतलब क्या हो जाएगा, F1 F11 G21 माइनस F21 G11,
मतलब बेसिकली टी को 1 डालना है। अब तुम सोचो, अगर तुम टी को 1 डाल रहे हो तो तुम्हें 1a1 वाला वेक्टर दिया है, यानी ये जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा वो 6 हो जाएगा, यानी कि F11 तुम्हें 6 दिया हुआ है और F21 तुम्हें 2 दिया हुआ है, समझ गए। और सिमिलरली बी में भी तुम्हें G11, क्योंकि यहां पे 2 दिया है, 2 आई कैप 1 डालने पे, समझ गए ना, B1 मतलब टी को 1 डाला है, टी को 1 डालोगे तो B1 इक्वल टू G11 आई कैप G21 आई जे कैप होगा। तो G11 की वैल्यू 2 और G21 की वैल्यू 6 हो गई। इन सबको यहां चिपका डालो, देखो क्या आता है, देखते हैं। F11 6, G21 6, F21 2, G11 2, तो 36 माइनस 4 32 आ रहा है। ऐसे ही अब H0 निकालो भाई साहब एक बार ओरली। अब F10 G20 माइनस F20 G10, तो F10 क्या होगा, F10 जब यहां 0 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। G20 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 ये वाला होगा 2, 2 हो जाएगा, माइनस F20 ये 0 डाल के 3 आ रहा है, 3 हो गया, और G10 0 डाल के G1 मतलब 3 हो गया है, तो 4 माइनस 9 माइनस 5 हो गया है। इससे क्या पता लगता है बेटा, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सर H0 नेगेटिव है, H1 पॉजिटिव है, तो H0 इंटू H1 नेगेटिव हो गया है, जिसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बीच में एक ना एक रूट जरूर आएगी, यानी फॉर सम टी ये चीज 0 जरूर होगा। ये 0 हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 बन जाएगा, फॉर सम टी, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 बन गया तो पैरेलल बन जाएंगे, कोई ना कभी किसी ना किसी टी के लिए पैरेलल बन जाएंगे भाई। था ना अच्छा क्वेश्चन, देखो वेक्टर भी घुसा दिया, इंटरमीडिएट वैल्यू भी घुसा दिया। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो एक और देता हूं, क्योंकि देखो इंटरमीडिएट वैल्यू ना जेई की फेवरेट थ्योरम है, बहुत बार आ चुका है एडवांस में सवाल इसके ऊपर, इसलिए मैंने आपको ये करवा दी है ढंग से। एक थ्योरी के साथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो फिर हम आएंगे डिफरेंशियबिलिटी पे, ठीक है। एफ एक्स दिया है, ये बड़ा ही खतरनाक है भाई। सेट ऑफ रियल नंबर, ए पॉजिटिव दिया है, बी सी कोई भी रियल नंबर है। अच्छा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। फिर से देखो, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स जब भी पूछे जाए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी, यही सब दिमाग में तुम्हारे घुसने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, तो डिफरेंशिएट तो मारूंगा नहीं इस घटिया से फंक्शन को, तो एलएमवीटी रोल्स थ्योरम हट गए, इंटरमीडिएट वैल्यू से सोचता हूं। उससे पहले मैंने एक बात सोची, यार ये इतने गंदे फंक्शन दिए हैं, थोड़ा तो यार तमीज वाले काम कर लेते, तो कुछ ना कुछ बन रहा होगा। जैसे मुझे ऑड डिग्री दिखी, साइन एक्स दिखा, ये भी ऑड है। अच्छा, अब मुझे एक बात दिख रहा है, सिग्नम जो है, सिग्नम का तो बेटा हम तिया पांचा कर सकते हैं। 0 पे जरा निकालते हैं, एग्जैक्ट 0 पे F0 क्या हो रहा है। तो F0 पर तुम देखो 0 0, ये भी 0, e की पावर 0 1, ये भी 0, तो क्लियरली F0 तो 0 आ गया। बट जैसे ही सिग्नम को खोलना है, तो अब x पॉजिटिव अगर रखूंगा तो fx आ जाएगा ax की पावर 9 प्लस b साइन x, x ग्रेटर देन 0 रखा ना मैंने, तो ये 1 हो गया, तो यानी प्लस सी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस सी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x, ऐसा हो गया। अब जैसे ही x नेगेटिव रखूंगा बेटा जी, तो होगा क्या, होगा क्या, ये तो सेम रहेंगे सारे, बट क्योंकि सिग्नम -1 से खुलेगा तो ये माइनस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनना भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है अब तुम्हें। मैं कह रहा हूं कि अब एफ एक्स जो है मुझे समझ आ गया ऑड फंक्शन है, क्या तुम्हें समझ आ गया। 2 मिनट का मौन व्रत रखें, मतलब पॉज करें और सोचें जो मैंने बोला है, कि मुझे अब समझ आ गया एफ एक्स ऑड फंक्शन है। क्या तुम्हें आया कि नहीं आया, देखो जिनको नहीं आया, एक्स की पावर 9 तो ऑड होता है, साइन एक्स ऑड होता है, एक्स स्क्वायर तो सर इवन होता है, बट जैसे ही मैंने एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव किया, यहाँ माइनस ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ एक्स सी एक्स स्क्वायर से माइनस सी एक्स स्क्वायर आ गया, तो यही तो चाहिए होता है हमें ऑड के लिए। तो ये भी एक तरह से ओवरऑल ऑड ही बन गया, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करने पर यहाँ ऑटोमेटिकली माइनस आ गया, और ये भी ऑड है, देखो इसको ध्यान से देख लो, ये भी ऑड फंक्शन है। तो सारे के सारे ऑड फंक्शंस बन गए हैं, यानी सबका सम हमेशा ऑड ही बनेगा। तो एफ एक्स इज
ऑड फंक्शन, और ये बात f0 ने भी पुष्टिकरण कर दिया है कि भैया f0 0 आ गया है, ऑड फंक्शन में f0 0 ही आता है, तुम्हें पता है। इससे क्या करोगे सर, अब आप इससे क्या फायदा होगा आपका, देखते हैं यार, कुछ तो निकाला है। f ऑफ -5 की वैल्यू दी है 5, तो अब ऑड की वजह से मुझे कुछ कुछ और इंफॉर्मेशन आ गई ना कि भाई f ऑफ -5 अगर 5 है तो f ऑफ 5 भी -5 हो जाएगा, ऑड की कंडीशन लगा दी। f ऑफ -2 अगर -3 है तो f ऑफ 2 तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहा हूं मैं, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, समझ पा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा खेल दिमाग में कुछ कुछ चमक तो रहा है। एक काम करता हूं, एक रफ सी फिगर बनाता हूं fx की, एक रफ सी फिगर बनाई जाए, मतलब देखते हैं जरा क्या क्या वैल्यू पता है। 2 पे 3, ये तुम्हारा 2 हो गया, 2 पे 3, और क्या पता है भाई, 5 पे -5, 5 पे -5, यहाँ पे कुछ, ठीक है, और -2 पे -3, -2 पे -3, -3 -4, -5 पे -5 है ना भाई, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार का फंक्शन अभी तक तो बना है, 4 बिंदुएं मुझे मिल गई हैं। अब आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, इन्फिनिटी पे तो देखना चाहिए भाई, तभी तो समझ आएगा, क्योंकि भैया डोमेन तो ऑल रियल नंबर है इसकी, यानी अब मुझे देखना चाहिए एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर क्या होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, fx की जरा लिमिट निकालने की कोशिश करता हूं। देखो ये भाई साहब तो बेचारे बच्चे हैं, लिमिट के सामने ये भी बच्चे हैं, समझ गए ना क्यों बच्चे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी करके ये 1/1 1 बनेगा ये तो, और ये भी साइन एक्स से बेचारा छोटा सा फंक्शन है। ए एक्स की पावर 9 और सी एक्स स्क्वायर, एक तरह से ये दो बड़े खिलाड़ी हैं इन्फिनिटी पे, और क्योंकि डिग्री का कोफिशिएंट डोमिनेट करता है, तो यानी कि इन्फिनिटी पर तुम एक बात समझ गए कि एक्स की पावर 9 जब बाहर कॉमन आएगा तो a प्लस सी अपॉन एक्स की पावर 7 ऐसा कुछ बन गया होगा, है ना। तो यानी कि अगर मैं x को इन्फिनिटी डालूंगा तो ये लिमिट कहां की तरफ टेंड कर रही होगी, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये a इंटू प्लस इन्फिनिटी होगा ना, और a तुम्हें ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो प्लस इन्फिनिटी इंटू a, तुम्हारा लिमिट प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। एंड सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी पे, वैसे तो ऑड की कंडीशन भी लगा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी ही जाएगा fx, और तुम यहां से भी देख सकते हो, देखो जैसे ही x को माइनस इन्फिनिटी डाला, माइनस इन्फिनिटी की पावर 9, माइनस इन्फिनिटी ऑड है ना, और इंटू ए तो पॉजिटिव ही था। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि इन्फिनिटी पर लिमिट इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट माइनस है, ऑड डिग्री है ना यार, सिंपल, ये बात तुमने सीखी है फंक्शंस में, ऑड डिग्री में ऐसे ही काम करता है। यानी जब इन्फिनिटी है तो भाई साहब ये है स्वर्ग की तरफ जाना है, और जब माइनस इन्फिनिटी है यानी नर्क की तरफ जाना है, इधर की तरफ रहना है फंक्शन को, ठीक है। बस अब क्या है, अब तो जोड़ डाल इन सबको अगर अब मैं जोड़ूं तो मुझे एक बात समझ, कंटिन्यूसली जोड़ूंगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो अगर अब इसको इसके साथ कंटिन्यूसली जोड़ना है तो कम से कम एक रूट तो आएगी ना बीच में, मैक्सिमा कहीं भी हो सकता है, उसकी टेंशन मत लो। और फिर जब इसको यहां पे जोड़ना है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग रही है एक तरह से कि भाई साहब यहां पे नेगेटिव था वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी था, बट वहां कुछ पॉजिटिव पर जाना है, तो एक रूट तो बीच में आएगी ही आएगी। फिर इस पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है तो एक रूट यहां भी कम से कम बीच मिनिमम आएगी, और फिर ये अब यहां नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो कहीं ना कहीं बीच में कम से कम एक आएगी, तो 3 रूट हो चुकी। फिर इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव जाना है तो फिर कम से कम एक रूट कहीं ना कहीं आएगी, और फिर इस नेगेटिव से वो स्वर्ग को छूना है तो बेटा एक और रूट तो पक्का आएगी। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग के हम बोल सकते हैं कि भाई कितने रूट्स हो गए, एक बार ये माइनस से प्लस गया तो 1 रूट, 2 3 4 5, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स 5 होंगे ही होंगे। क्लियर है, इसको ग्राफ संग से बना लो क्योंकि f0 पे 0 ही है, ऑड फंक्शन है ना, तो यहीं से निकलेगा। इसके अबाउट सिमेट्री भी उसमें है, मैक्सिमा नहीं है वो, जरूरी नहीं है वो मैक्सिमा है, कहीं भी हो सकता है वो, राइट। तो 5 रूट्स हो गई, एक तो 0 ही है, बाकी उसके अलावा और भी रूट्स आएंगी। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इसके 5 होंगे अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये। आप इसमें देखें, पहले थ्योरी इसमें ये लगी कि इवन ऑड फंक्शन प्रूव किया, उसके बाद थ्योरी ये लगी इन्फिनिटी पे लिमिट्स क्या होंगी, उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगते हुए
मिल गया हमें जवाब। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पर। अब देखो तुम्हें पता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एलएचडी यानी एफ डैश ए माइनस एफ डैश ए प्लस, ये अगर फाइनाइट आ जाए किसी पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। बाकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में रिलेशन भी पता है कि अगर एक ग्राफ इस प्रकार का है स्मूथ ए पॉइंट पर तो वो कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है। बट अगर किसी ग्राफ में ऐसे ब्रेक लगा हुआ है मान लो तो ये डिसकंटिन्यूस है, सी बार मतलब डिसकंटिन्यूस है, एंड डिसकंटिन्यूस ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल ही होता है। कभी भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ जाए 100% तुम श्योर हो गए कि वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। और लास्ट एक केस बन सकता है कि कंटिन्यूस तो आ जाए बट शार्प कॉर्नर है, इस वजह से नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो सी एंड डी बार का ग्राफ ये होगा कि शार्प कॉर्नर जब भी आ जाए कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बाकी चौथा केस पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज सी बार एंड डी वाला केस पॉसिबल ही नहीं होता। अभी बताया सी बार जब भी होगा तो हमेशा डी होता है, डी बार होता है। ठीक है, तो अब इसकी कुछ समरी होती है कि अगर डिसकंटिन्यूस है तो मतलब हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये तो मैंने अभी बोली बात, नॉन डिफरेंशिएबल होगा पक्का से अगर डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो पक्का से कंटिन्यूस भी होगा ही होगा। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, क्योंकि डिफरेंशिएबल है कौन सा है, देखो यही है, ये भी डी बार है, ये भी डी बार है। कॉम्बिनेशन देख लो ना, डी के साथ सी आ सकता है, डी के साथ सी बार आ ही नहीं सकता, यानी अगर डी है तो सी भी होगा, यानी डी है तो कंटिन्यूस भी होगा। यानी डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, बस ये दो चीजें इंप्लाइड होती हैं हमेशा। कोई भी अगर तुम्हें बोल दे कि भैया इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है कि कंटिन्यूस भी है। कोई बोल दे कि भाई इस पॉइंट पे नॉन डिसकंटिन्यूस है तो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है कि वहां नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा। उल्टा ट्रू नहीं है कि भाई नॉन डिफरेंशिएबल बोला तो कुछ नहीं कह सकते भाई, नॉन डिफरेंशिएबल के साथ डिसकंटिन्यूस भी है, नॉन डिफरेंशिएबल के साथ कंटिन्यूस भी होता है। तो ये एक तरह से समरी है, निचोड़ है इस पूरे चैप्टर का कि अगर कभी भी कोना आ जाए तो वहां कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल होता है। चलिए तो इसको शुरुआत करते हैं थोड़े से आसान सवालों से, फिर धीरे धीरे डिफरेंशिएबिलिटी के टफ लेवल पर पहुंचेंगे। पहला एफ एक्स दिया है 5x + 1, x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, और इंटीग्रल घुसा दिया यहां पर। अब देखो यही बस समस्या का काम है कि हम जब लीनियरली पढ़ते हैं कोई चैप्टर्स तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है जब आगे के चैप्टर पहले मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ये मिक्स कर दिया। तो अपने को पहले इस इंटीग्रल का बंदोबस्त करना है। क्या इंटीग्रल है भाई, 0 to x 1 + mod 1 - t dt, और x 2 से बड़ा है। समझ गया भाई, समझ गया बात को मैं कि भाई अगर x 2 से बड़ा है तो यानी इस मॉड को तो दिक्कत किस पर है, 1 पर है, तो यानी 1 पे ब्रेक कर दो। 0 से 1, 0 से 1 में तो ये पॉजिटिव से खुल जाएगा, और 1 से x, x कुछ भी होगा, 2 से बड़ा है, 1 से कोई भी 2 3 5 जो मर्जी जाएगा, बट ये मॉड तो नेगेटिव से खुलेगा, तो 1 + t - 1 हो जाएगा। सही लिखा, 5 था, सॉरी 1 नहीं 5 था इधर, ये वाला वैल्यू तुम्हारा 5 है भाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो गया 6 - t dt, और ये हो गया 4 + t dt। इसकी लिमिट्स है 1 से x, इसकी लिमिट्स है 0 से 1, इंटीग्रेट अलग अलग कर लो, 6 t आएगा, लिमिट भी डाल दी, -t² / 2 हाफ आ जाएगा, और 4x - 1 आएगा, और +t² / 2 यानी x² - 1² हो जाएगा। तो 6 - ½ + 4x - 4 + x² / 2 - ½ -½ -1 -1 -4 5, और एक बचा 1 + 4x + x²/2, ऐसा कुछ बन रहा है भाई साहब। इंटीग्रेट करके मॉड हटा के ये फंक्शन ऐसा कुछ बन गया है। ठीक है, अब मेरे पास दूसरी ब्रांच रेडी हो गई है, इसकी जगह तुम मुझे बता दो और क्वेश्चन को बड़ी प्यार से सॉल्व कर डालो, समझे ना। fx हो गया 5x + 2, सॉरी 5x + 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 2, और इस पूरी चीज की जगह ये जो इंटीग्रल है वो x² / 2 + 4x + 1, x² / 2
+4x+1 हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 की जगह। प्रॉब्लम बन गया अब आसान, ये सबको करना चाहिए था भाई, कोई खास क्वेश्चन नहीं था। कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल बताना है 2 पे, ठीक है। तो 2 पे जरा एलएचएल आरएचएल चेक की जाए। 2 पर यहां पे 2 डालेंगे तो f ऑफ 2 माइनस 11, f ऑफ 2 प्लस 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 प्लस 1, 8 1 9, 9 2 11। तो यानी लिमिट्स तो सेम आ गई, यानी कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार देता हूं। सो एफ डैश 2 माइनस माइनस यहां से 5 मिलेगा, एफ डैश 2 प्लस इसको डिफरेंशिएट करता हूं 2x प्लस 4 और इसमें x को 2 डाल देता हूं तो 4 4 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है भाई। 2x कैसे हो गया, 2 तो कटा भी ना, सिर्फ x होगा, है ना। डेरिवेटिव जब लूंगा x 2x बाई 2 x प्लस 4, 2 डाला तो 6 आ रहा है। यानी क्लियरली एलएचडी आरएचडी डिफरेंट आ रहे हैं। आप ग्राफ से भी कर सकते थे, वो स्ट्रेट लाइन है, वो क्वाड्रेटिक है, तुम देख सकते हो कोना आ जाएगा वहां पे, ग्राफ से भी बना सकते थे, मैंने सीधे बता दिया। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2a ऑप्शन बन गया। ये क्या हो गया बेटा, बहुत बुरा हो गया सर, क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट बोला है। अब ये जो मैंने अभी किया है, ये वैसे मेरे से तो हो गई मिस्टेक, बट तुमसे भी यही बहुत होती है, मुझे पता है। हमसे मेरे से भी होती थी जब जेई का एग्जाम देते थे हम लोग हमारे टाइम पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ही नहीं, पूरा पढ़ लिया, लास्ट में पढ़ा ही नहीं, ट्रू है फॉल्स पूछा है क्या पूछा है, और जल्दबाजी में सॉल्व करके उल्टा टिक करके आ गए। होता है ना ऐसा, होता है ना। बहुत दिल को सबसे ज्यादा चोट इसी चीज पे लगती थी, और किसी चीज से इतनी चोट नहीं लगती थी। क्लास नोट्स का क्वेश्चन आया हुआ भूल गए हो, फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर गलत लगा दिया हो, इन सब में भी दुख होता है, बट इसमें तो नेक्स्ट लेवल का दुख होता है ना कि यार मतलब यार पूरा कर दिया, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट मार्क करना था, बताओ हमने इतनी बेवकूफ़ी कर दी। तो ये बेवकूफ़ियां ना करें, जेईबी बेटा इस तरह का खेल खेल चुका है, तो इनकरेक्ट हो गए बीसीडी। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, ये तो रॉन्ग है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल, गलत, क्योंकि 2 पे नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट 3 डज नॉट, क्यों नहीं भाई, करेगा एग्जिस्ट, पूरा करेगा 3 पे, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है, 2 के आगे सब जगह डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। ठीक है भाई साहब, बी सी डी तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए, हेंस वी विल टिक देम। चलो भाई, ये वाला तो अब एक यार होमवर्क में निपटा लेना, इजी सा क्वेश्चन है। पहले तुम्हारी लिमिट दी हुई है, वो ये एबीसी वाले घिसे पिटे क्वेश्चन अंदर घुसाए हुए हैं, अननोन्स, लिमिट कुछ फाइनाइट दी हुई है, लॉपिटल या सीरीज एक्सपेंशन लगा लगा के एबीसी सॉल्व करना, उसके बाद तुम एबीसी निकाल के इस फंक्शन के नॉन डेरिवेबिलिटी के पॉइंट्स ढूंढना। कर लोगे, ये तो पक्का कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, सब कर लेंगे इस क्वेश्चन को। होमवर्क है भाई ये। थोड़ा सा जबरदस्त वाला हम ले लेते हैं, एक थोड़ा सा जबरदस्त ले लेते हैं। क्या करें सर, देखिए क्या करेंगे। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर -1 से 1, सिग्नम भी घुसाया है, फ्रैक्शनल भी घुसाया है, मॉड भी घुसाया है, और परेशान कर लेते भाई। यही तो होता है बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, ये 3 फंक्शन बड़े परेशान करते हैं, मॉड, जीआईएफ, फ्रैक्शनल। ठीक है, सिग्नम तो बेचारा ज्यादा सीधा साधा सही है, उतना टेढ़ा नहीं है, बट ये 3 बहुत परेशान करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सिग्नम सीधा साधा है, उसे हटाओ। सिग्नम एक्स स्क्वायर -3x-4, सीधे साधे लोग बेटा जल्दी फंसते हैं, तुम्हें पता ही है। टेढ़े वालों को कोई कुछ नहीं कहता, घर पे भी ऐसा ही होता होगा, तू सीधा है मम्मी तेरे को कुछ नहीं कहती, टेढ़े वाले की बात जल्दी मानी जाती है। चलो भाई, जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ हो गया है ना भाई। सिग्नम फंक्शन को सबसे पहले हटाएंगे। 2 से 4 के बीच में मुझे एक बात दिख गई कि भाई साहब इसके क्रिटिकल पॉइंट तो -1 और 4 हैं, तो 2 से 4 के बीच में नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब -1 से खुलेगा सिग्नम, और एग्जैक्ट 4 पे तुम्हें दिख रहा है 0 हो रहा है। यानी मुझे ये बात दिख गई कि भाई साहब इसे 4 को अलग कर डालो, इसमें से 4 को अलग कर डालो। कर लेंगे सर, इसकी 2 ब्रांच बन जाएंगी बेसिकली। एक बन जाएगी जब ये -1 तो x स्क्वायर -1, जब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, और जब x 4 है तो 0 इफ x इज इक्वल टू 4। 2 ब्रांच तो इसकी निकल आई भाई, देख लो सही निकाली है मैंने। ऐसे करना है एग्जाम में भी तुमने, इसी तरह से सोच विचार करना है। मॉड भी बेचारा वैसे तो बड़ा सीधा साधा ही है सर, आप इसको भी पहले घेर सकते थे। हाँ बिल्कुल जी, इसका क्रिटिकल पॉइंट हाफ तो है नहीं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये भाई साहब तो हमेशा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी 2x -1 से खोल लेते हैं, ये 2x -1 से खोल लेते हैं।
ठीक है सर। अच्छा, -1 से 1 समझ रहा हूं। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर का बस अब एक करना है हमें तिया पाचा। मुझे एक बात तो दिख गई, देख -1 एग्जैक्ट डालूंगा तब तो जीरो आएगा, क्योंकि -1 भी एन इंटीजर, उसका स्क्वायर भी इंटीजर, फ्रैक्शनल जीरो आएगा जब x तुम्हारा -1 है। अब जब फ्रैक्शनल आता है तुम्हें पता है उसे एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स स्क्वायर लिख लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स स्क्वायर। और सोचो अब -1 तो अलग कर चुके हो, सिर्फ ओपन -1 से 1 देखना है। इसमें एक्स स्क्वायर अगर सोचो क्या होता है, इसमें एक्स स्क्वायर 0 और 1 के बीच में होता है, और इसका यानी बॉक्स तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो यानी अगर x -1 से 1 ओपन है, तो क्योंकि उस पूरे में एक्स स्क्वायर तुम्हारा 0 से 1 रहेगा, तो बॉक्स एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। यानी फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर को तुम एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स स्क्वायर लिखते, बॉक्स तो 0 हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बनकर फंक्शन तैयार हो जाएगा। सारी ब्रांचेस खुल गई बेटा, हो गया खेल खत्म। और लास्ट ब्रांच थी एक्स स्क्वायर -1 2 से 4 और एग्जैक्ट 4 पर 0। ये तुम्हारा फंक्शन ब्रेकडाउन हो गया। फंक्शन ब्रेकडाउन करने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। अगर तुम ये सीख गए ना फंक्शन कैसे तोड़ना है, तो तुम्हारा आधे से आधा काम खत्म। आज जिनको इसमें दिक्कत होती है, एक मास्टर प्रॉब्लम करवाऊंगा एंड में। मास्टर प्रॉब्लम मतलब बहुत सारे केसेस कवर करेंगे फंक्शन ब्रेक करने के अलग अलग। तो ये तो एक सीधा साधा सा था, इसलिए मैंने तुम्हें ये करवा दिया है भाई साहब। 5 ब्रांचेस आ गई, तो हटा दो, ये तो 0 है, एक्स स्क्वायर ही बच गया। राइट, तो अब हमारे पास फंक्शन निकल गया है। अब क्या करना है, वही सब करना है सर आगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। -1 पर, -1 पे इधर से 0 आ रहा है, इधर पे -1 डालूंगा 1 आएगा। सो क्लियरली डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। और 1 पर देखते हैं, 1 पे यहाँ 1 आएगा, और 1 यहाँ डालूंगा तो 2 -1 यहाँ भी 1 आएगा, 1 पे कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, 2 पे देखता हूँ, 2 दूनी 4 -1 3, 4 -1 3, बिल्कुल 2 पर भी कंटिन्यूअस आ गया। देख रहे हो ना कैसे मैं डायरेक्ट LHL RHL चेक कर रहा हूँ। 4 पे फिर समस्या पैदा हो गई, 4 पर फिर समस्या पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि 4 से कम यहाँ डालूंगा 16 -1 15, 4 यहाँ डालूंगा तो 0। सो बाउंड्री पॉइंट पे क्योंकि वन साइडेड लिमिट चेक करनी होती है, वो भी वैलिड नहीं है, इसलिए दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पकड़े गए। -1 और 4 दोनों पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ये, क्योंकि वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लिमिट्स के बराबर नहीं हो पा रहे। समझ गए? डिसकंटिन्यूअस एट -1 एंड 4। अब आ जाओ, डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात -1 से 4 ओपन में करनी है। समझ रहे हो भाई साहब? -1 से 4 ओपन में करनी है। अच्छा, तो भैया ये दोनों पॉइंट, वैसे तो डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, बट उसने इन दोनों पे बात करने को बोला ही नहीं है, उसने तो ओपन इंटरवल दे दिया है। तो m की वैल्यू तो 2 आ गई है। अब n देखना है बस। n मतलब कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल में। एंड पॉइंट भूल जाओ, तो -1 भूल जाओ, 4 भूल जाओ। 1 भाई साहब जो बैठे हैं, 1 पर देख इसका 2x आएगा, 2 आएगा, और इसका भी 2। 1 पर तो डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहा है, 1 पर तो डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 2 पर इसका 2 आ रहा है, देखो डेरिवेटिव, ये तो 2 ही है फिक्स डेरिवेटिव, और इसका 2x यानी 2 पे 4 आ जाएगा, डेरिवेटिव ही अलग आ गया 2 पे। तो क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल एट 2, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 आ रहा है, क्योंकि 2 पे इसका डेरिवेटिव 2 कर रहा हूं, इसका 2x यानी 4 हो जाएगा, अलग अलग आ गई। 2 पे डेरिवेटिव अलग आ गए, यानी नॉन डेरिवेटिव सिर्फ 2 पर हो रहा है भाई, बाकी 4 पे तो देखना ही नहीं। 1 पे ऑलरेडी LHD RHD सेम आ गए, तो यानी n की वैल्यू 1 आ गई है। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉन डेरिवेबल इज n। हाँ, n1 m2, तो m प्लस n3 हो रहा है भैया, 3 हो गया फाइनल आंसर। ठीक है जी, अच्छा था ना? इजी क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, हाँ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो जरूर है। अब यहां पे कई लोग फंस जाते हैं जब ग्राफ बनाते हैं, कुछ लोग ग्राफ से करते हैं ना, उनको जब देख हुआ क्या 1 पर सेम आ गए, तो वो x स्क्वायर का बनाएगा 2x का, उसे वहां कोना लग रहेगा कि अरे कोना ही आ रहा है, बट वो कोना नहीं होगा, एक्चुअली स्मूथ होगा बेटा। यही तो खेल है कि जब इसका 1 पे डेरिवेटिव लिया तो 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, बट अगर तुम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तुम्हें ऐसा लगेगा ये x स्क्वायर जा रहा है, x स्क्वायर जा रहा है 1 तक, और फिर 1 क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं, वो शार्प ट्रांजिशन होगा वो तुम्हें, इसीलिए मैंने तुम्हें इससे करके दिखाया है, ग्राफ से नहीं बताया है। तो ग्राफ से सिर्फ तभी करो जब मतलब LHD RHD बहुत ही अजीबोगरीब दूर दूर के आ रहे हैं, बट यहां पे आपको LHD RHD से भी कर लेना चाहिए। ठीक है जी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x1 x2 x3 x4 x5 भी 5 पॉइंट्स वेयर मॉड f मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब ये बड़ी प्यारी चीज है, कह रहा है भैया जी क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है, उसका अगर मान लो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा हुआ, ठीक है, तो मॉड एफ एक्स का क्या ग्राफ होगा, क्योंकि y में भी मॉड लगाना है तो नीचे वाला उठ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और अब x में भी मॉड लगाना है तो लेफ्ट का हटा के, तो ऐसा ऐसा ऐसा, तो 5 जगह अगर चाहिए मतलब 5 कोने आ गए देखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक डिसकंटिन्यूअस तो कहीं होता नहीं है, जहां जहां कोने आएंगे मतलब इस ग्राफ में 5 कोने आने चाहिए। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझ आ गई कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी तो हो पाएगा। सोचो अगर मान लो एक रूट भी नेगेटिव हो गया, क्वाड्रेटिक ऐसे हो गई, तो क्या होगा, तो सर ऐसे और ऐसे और ऐसे होगा। फिर जब एफ ऑफ माइनस, क्योंकि ये तो मॉड एफ एक्स बन गया, जब एफ एक्स में मॉड लगाओगे लेफ्ट का हटाओगे और ऐसे करके करोगे तो भैया 5 नहीं बन पाएंगे कोने, 3 ही बनेंगे। तो अगर 5 कोने चाहते हो तो वो दोनों के दोनों कोने में पड़े होने चाहिए, ये वाला 0, इस तरह से ही ग्राफ होगा। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किया है, बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0 जो क्वाड्रेटिक है मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट रियल पॉजिटिव रूट्स होंगी, तभी 5 जगह नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा। सोच के देख लो, अगर सर इक्वल हो गई तो भाई साहब इक्वल हो गई फिर तो बेड़ा गर्क हो गया। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक बन गया तो अब सोच, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर तो कुछ लाएगा नहीं, सिर्फ लेफ्ट का हटाया तो सिर्फ एक ही जगह नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। हमें तो 5 पॉइंट्स चाहिए, तो 5 पॉइंट्स को नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के चाहिए, इसलिए दोनों रूट्स पॉजिटिव साइड इन दोनों पे, इसकी मिरर इमेज पे भी और एक 0 पर 5 कॉर्नर्स हमारे पास बन गए। ठीक है जी, तो रेड से रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो ये माइनस अल्फा हो गई और ये माइनस बीटा हो गई, और ये वाला पॉइंट तो x इक्वल टू 0 ही हो गया। अब आगे देखो क्या बोला है, सिग्मा मॉड xi 8 दिया है, अच्छा मतलब इन सबका सम 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसका मॉड लूंगा तो भी अल्फा आ जाएगा, इसका मॉड लूंगा तो भी बीटा आ जाएगा, ये 8 दिया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 4 निकल कर आ गया है, आगे पढ़ते हैं क्या निकालना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, तो एक बात तो मुझे समझ आ गई यार, अगर ये क्वाड्रेटिक इस प्रकार की होती, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लेते हैं इस प्रकार की है एफ एक्स, तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स, अच्छा जी, तो अब एक बात समझ आ गई भाई, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है और ऊपर की डिग्री 2 है नीचे 1 है, तो यानी ऊपर की डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए, वरना अब कभी भी एल फाइनाइट वैल्यू नहीं आ पाएगी एल, तो ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ऐसा लिमिट्स में खूब किया है, ए 1 होते ये कट गए, तो माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स, और अब जब जबरदस्ती कॉमन या माइनस बी माइनस सी बाय एक्स कर दो, एक्स इन्फिनिटी, तो माइनस बी बन गई तुम्हारी, माइनस बी बन गई बेटा, लिमिट की वैल्यू माइनस बी बन गई, बट सम ऑफ रूट्स आ चुका है, माइनस बी बाय होता है, ये होता है माइनस बी बाय ए, बट ए तुम्हारा ऑलरेडी 1 आ गया था, तो यानी कि माइनस बी की वैल्यू 4 हो गई है, तो सीधे सीधे लिमिट की वैल्यू 4 आ गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, टफ नहीं है, टफ नहीं है, ये मत सोचो अरे सर ये तो इजी था, अरे बेटा एग्जाम में तेरे को दिमाग लगाना सिखाना है, एग्जाम में वो तेरा टफनेस लेवल नहीं जबरदस्त टफ क्वेश्चन देके नहीं करेंगे एडवांस्ड में, वो तुम्हें ठीक ठाक लेवल के जिसमें तुम सोच पाओ, इसमें कितने थॉट प्रोसेस लगे तुम ये देखो। पहला ये कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होनी चाहिए 5 जगह डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, अपने आप में सोचना, फिर ये सम ऑफ रूट्स का फंडा लग गया ये सब, उसके बाद क्वाड्रेटिक का लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में a1 और b की वैल्यू निकल कर आ गई, तो 3-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग के अच्छा क्वेश्चन तो है भाई। देखो अब तुम लोग बेटा वो लेवल नहीं है तुम्हारा कि अरे बहुत टफ चाहिए सर वो करो, मजे के लिए नहीं पढ़ना है, अब अपने को सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। एडवांस्ड में जिस तरह के सवाल आते हैं उसी तरह के आएंगे, अभी तुम EYQs में देखोगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं रादर देन बस रैंडम टफ, वो ओलंपियाड्स में होता है बेटा। चलिए देखते हैं अगला, अगला देखते हैं भाई, ये भी सब पॉज करके ट्राई करो, कर सकते हो। एफ एक्स दिया है भैया कंटिन्यूस फंक्शन ए बी सी डी आर इन एपी,
ABCD बेटा AP में दिए गए हैं, ABCD जो है AP में दिए गए हैं। ये वाला मेरे ख्याल से तुम होमवर्क में निपटा लोगे यार, इजी क्वेश्चन है, थोड़े टफ वाले करा देता हूं मैं तुम्हें। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एफ एक्स दिया है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, और बॉक्स 2x दिया है, ठीक है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, समझ गया। इसका तो एक मुझे ITF का फॉर्मूला सा नजर आ रहा है, नेगेटिव के लिए -2 tan इनवर्स x होता है, जस्ट दिमाग में आया तो लिख दिया, ठीक है। एफ एक्स इज नॉन डेरिवेबल एट एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स। अच्छा तो भाई साहब एफ एक्स जो है, पहले तो देखो एक पॉइंट तो उन्होंने जीरो तो दिया है, जीरो से बड़ा डालूंगा तो ये फंक्शन जीरो बनेगा और ये भी जीरो बनेगा, बट डेरिवेटिव लूंगा अलग आ जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं? देखो x ग्रेटर देन जीरो, जस्ट जीरो से बड़ा, तो ये तो जीरो बन जाएगा इधर से, जीरो से बड़े में, और ग्रेटर देन जीरो तो लिखा ही है। x जब जीरो से जस्ट छोटा होगा तो -2 tan इनवर्स x है। अगर मैं f' निकालूं इसका तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x को जीरो डालूंगा -2 आएगा, f' माइनस, और f' प्लस इसका डेरिवेटिव तो जीरो ही आएगा, यानी क्लियरली जीरो पर तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ये बात तो दिख गई है मुझे, जीरो पर तो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो देयरफॉर f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स पर है, बट वो तो k के बारे में बात करनी है, समझ रहे हो ना, क्योंकि k तो अननोन है। ओके, बहुत ही बढ़िया, दिमाग लगेगा इसमें, केयरफुली सोचो जरा। और k क्या है? k एक नेचुरल नंबर है, दिया हुआ है ना। हाँ, ये तो GIF एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है k, तो अब तुम्हें सोचना है कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर लूं कि इसके 6 नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ जाए। सर एक तो जीरो है ही, अब देख बॉक्स 2x कहां कहां डिसकंटिन्यूस होता है, बॉक्स 2x वहां वहां डिसकंटिन्यूस होता है जहां 2x एक इंटीजर होता है ना। जीरो से कोई नेचुरल नंबर तक जाना है तो 2x बराबर 1 2 3 4, जीरो भी ले सकते हो एक्चुअली, पर जीरो तो खैर हो चुका है, 0 1 2 3 4 ऐसे, यानी x की वैल्यू 0 हाफ 2/2 1, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 3/2 2 5/2 ऐसे करके होता जाएगा। इन सब पॉइंट्स पे बेटा वो क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी आएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूस होता है बॉक्स फंक्शन। तो हर एक वैल्यू पर इन सब पर ये फंक्शन नॉन कंटिन्यूस है, यानी नॉन डिफरेंशिएबल भी है। बट मैं चाहता हूं देखो मेरे को ऐसे 6 मिले, तो वैसे तो ये आगे फिर कहानी चलती जाएगी, देखो 3 पे हो जाएगा, फिर 7/2 पे ऐसे चलता जाएगा, बट तुम्हें सिर्फ चाहिए 6 पॉइंट इंक्लूडिंग जीरो। तो 3 3 6, मतलब यही 6 पॉइंट्स तुम्हें चाहिए। मतलब तुम ये चाहते हो कि ये जो फ्रैक्शनल सॉरी बॉक्स 2x है ये सिर्फ 5/2 तक डिसकंटिन्यूस हो, 3 पर जाके डिसकंटिन्यूस ना हो, या 7/2 ना हो। तो सर k की वैल्यू 5/2 हो जाएगी, 5/2 तो नेचुरल नहीं है, k तो नेचुरल दिया था, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं। तो मुझे क्या चाहिए कि k एक नेचुरल भी हो जाए, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, k नेचुरल भी हो जाए और बस 5/2 तक के पॉइंट्स रहे, तो ऑब्वियसली k को 3 तक ही होना पड़ेगा, यहां पे k को 3 रखना पड़ेगा, बट सर फिर तो 3 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, समझ रहे हैं। देख 0 आ चुका, हाफ आ गया, अगर मान ले k 3 है, अजम्पशन ले रहा हूं, इफ k इज 3, अगर k 3 है तो भाई 0 हाफ 1 3/2 2 5/2 इन सब पर तो पक्का हो गया, 6 पॉइंट आ गए। यानी जो 3 पॉइंट आएगा, अगर यहां 3 लिख दूंगा और यहां, मतलब 3 पे जो आएगा दोनों फंक्शन से डेरिवेटिव सेम मिलना चाहिए, है ना, वहां से भी एक कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि 3 पे तुम अफोर्ड नहीं कर सकते नॉन डिफरेंशिएबल होना, नहीं तो 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। सर 3 पे ही क्यों रुक रहे हो, 4 में क्या दिक्कत है? अगर इसको 4 ले लूंगा तो तेरे को दिक्कत ऑब्वियस समझ आ गई भाई, क्योंकि अगर 4 तक ले लिया तो भैया ये सारे लेने ही लेने पड़ जाएंगे 7/2 तक, क्योंकि ये तो बेचारा इसके बीच में अगर फंस गए सारे पॉइंट, फिर तो सब जगह नॉन कंटिन्यूस यानी नॉन डिफरेंशिएबल है। बट तुम्हें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट तो नहीं चाहिए, तुम्हें तो 6 ही पॉइंट चाहिए। यानी एक बात समझ आ गई, k की वैल्यू 3 ही होगी, k की वैल्यू 3 ही होगी, क्योंकि 3 के लेफ्ट में 6 पॉइंट आ गए हैं, 3 पर 7वां पॉइंट आ जाएगा, बट 3 पे मैं क्या करूंगा, LHD RHD यहां से सेम कर दूंगा ऊपर नीचे की।
सर 2 में क्या दिक्कत है? 2 में तो तू समझ ही गया बेटा, 1 2 3 4 5 ही पॉइंट आ पाएंगे, हमें तो 6 चाहिए। तो इसलिए अगर 6 चाहिए और ये कंडीशन वैलिड चाहते हो तो k की वैल्यू 3 ही हो सकती है। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि k नेचुरल नंबर भी था, यानी k 3 ही हो सकता है। और अब क्या करोगे, 3 पर तो पर डिफरेंशियबल लाना है, क्योंकि 6 तो आ गए, 6 पॉइंट्स तो आ गए तुम्हारे, तो 3 पे डिफरेंशियबल लाना है, मतलब 3 पे कंटिन्यूस भी लाना है। तो अब तुम्हारा फंक्शन ये हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया वो, और x लेस देन 3 ग्रेटर देन 0 पे बॉक्स 2x हो गया। और नीचे वाले का तो खैर तुम कर चुके हो, का कोई खास काम रह नहीं गया अब। तो अब तुम क्या चाहते हो, 3 पर डिफरेंशियबल होगा, सो एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट 3। समझ गए ना क्यों? क्योंकि 3 से पहले ऑलरेडी 6 पॉइंट्स आ गए, 7वां पॉइंट हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस भी होगा तो पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाता हूं। कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा भाई साहब, कंटिन्यूटी के लिए 3 इसमें डाल दो, सो 3 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी, और इधर 3 से जस्ट कम डालोगे 2.9999, तो ये 3 से जस्ट कम मतलब 6 से जस्ट कम रहेगा, मतलब इसका बॉक्स 5 रहेगा। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये आ गया। और अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 2 टाइम्स एक्स माइनस ए, एक्स की जगह 3, तो 2 टाइम्स 3 माइनस ए, और इसका डेरिवेटिव तो 0 ही बनेगा भाई साहब, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं ऐसे, डेरिवेटिव तो 0 ही बनेगा। तो यानी ए की वैल्यू हो गई 3, ए भी 3 आ गया, ए को 3 यहां रख दो तो बी आ गया 5, तो A3 B5 और K तो तुम्हारा 3 आया ही था। सवाल हो गया बेटा सॉल्व, A इंटू बी इंटू के निकालना था, 9 5 45 हो गया आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे अगेन, क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा, पेन कम चला, दिमाग ज्यादा चला। ठीक है ना? अच्छा प्रॉब्लम देख लीजिए, कहीं दिक्कत तो दोबारा से वो पॉइंट समझ लीजिए। तो दोबारा एक बार समरी दे रहा हूं, 0 पे तो नॉन डिफरेंशियबल आ ही रहा था, क्योंकि ये दोनों कहीं अलग आ रहा है। अब बात हो रही है बाकी सब पर, तो 1, क्योंकि ये बॉक्स 2x है, तो जब जब 2x इंटीजर होगा, यानी 0 हाफ 1 3/2 इन सब पे डिसकंटिन्यूस होगा, यानी नॉन डिफरेंशियबल। बट 3 पर जाके मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले 6 पॉइंट्स आ गए, और 3 पर ना हो जाए तो 7वां पॉइंट मिल जाएगा, इसलिए 3 पे दोनों की LHD RHD LHL RHL मैंने सेम कर दी, बस हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला बहुत ही बेहतरीन एक और ब्रेन टीजर देखेंगे। चलिए तो ये वाला करेंगे। इसमें देखिए क्या है, एफ एक्स एक मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, मतलब मोनिक का मतलब होता है बेटा कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ये ध्यान रखना, कई लोगों को नहीं पता होता। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 तो पता है, बट एक्स की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो एक्स की पावर 5 प्लस समथिंग x4 प्लस इस तरह का है वो पॉलिनोमियल। और एक बहुत ही प्यारी सी चीज दी है, सिर्फ इतना दिया है क्वेश्चन में कि मॉड एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ सेम है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मजेदार, बनाने वाले का ऊपर दाद देनी पड़ेगी भाई। F2 की वैल्यू 0 है, F2 वैल्यू 0 है, ठीक है, ठीक है, F2 की वैल्यू 0 है सर। तो अब मॉड एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ सेम है, इसका क्या मतलब है? अब देखो, पहली तो बात तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है सर। दूसरी बात, मुझे एक बात पता लग गई, 5 डिग्री था, एक्स क्यूब क्यों लिख दिया, x5। तो अब मुझे एक बात तो वैसे ही दिख रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा एफ एक्स की तो इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगी, जैसे अभी पहले भी एक क्वेश्चन में हुआ था, आपने देखा था कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो डिग्री इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा। और दूसरी बात, 2 पे 0 हो रहा है। अब देखो, अगर तो एफ एक्स और मॉड एफ एक्स, देखो फर्क क्या होता है, मॉड एफ एक्स में होता है कि जैसे मान लो कोई भी ग्राफ है तो नीचे का पार्ट ऊपर चले जाएगा, है ना, नीचे का पार्ट ऊपर चले जाएगा। और एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या होता है, लेफ्ट का पार्ट डिलीट होगा और राइट टू लेफ्ट में जो भी है इमेज बन जाएगी, एक तरह से इसी चीज की इमेज, ये हो जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स का, और ये हो जाएगा एफ मॉड एफ एक्स का, नीचे का ऊपर चले जाएगा। मानते हो? तो अब अगर एक बात सोचो, इन दोनों के ग्राफ सेम है, तो नीचे तो पार्ट कुछ हो ही नहीं सकता, राइट साइड में कुछ नीचे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर नीचे होगा तो भैया एफ एक्स मॉड एफ एक्स में तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हट जाएगा, राइट। बट मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स में तो राइट साइड का सेम रहता है, तो भैया ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुमने बोला कि भैया नीचे भी कुछ है तो कैसे ग्राफ सेम आएगा, राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस यानी एक्स पॉजिटिव के लिए ग्राफ सेम बन ही नहीं पाएगा। यानी एक बात तो पक्का हो गई, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कभी नहीं आ सकता। सो ग्राफ ऑफ एफ एक्स कैनॉट लाई, ग्राफ ऑफ एफ एक्स
कांट क्रॉस एक्स एक्सिस व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव के लिए यानी इस साइड में नीचे की तरफ नहीं हो सकता। दोबारा सुन लो, देखो अगर मान लो एफ एक्स ऐसे हो गया, मान लेते हैं एफ एक्स मान लो ऐसे कुछ हो गया, नीचे चले गया, तो अब एफ ऑफ मॉड एक्स में राइट का चेंज नहीं होता, ऐसे ही रहता है। बट मॉड एफ एक्स में नीचे का ऊपर आ जाता है, तो ग्राफ सेम कैसे रहेगा? ग्राफ तो चेंज हो जाएगा ना दोनों का राइट साइड में। बट हम चाहते हैं दोनों का ग्राफ सेम दिखे, वो तभी पॉसिबल है अगर ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के इस तरह से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अब कुछ नीचे आ ही नहीं रहा, तो मॉड एफ एक्स के लिए कुछ नीचे की ऊपर लेके जानी नहीं, तो राइट साइड का ग्राफ सेम रहेगा। इतनी बात तो समझ गए हो कि राइट साइड का ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर सकता। बट सर रूट तो आ रही है, टू तो रूट आ रही है, तो अब देख अगर टू रूट आ रही है और ग्राफ टू को कट करेगा तो टू के नीचे नहीं जा सकता वो, क्योंकि टू तो पॉजिटिव साइड है, पूरी पॉजिटिव साइड में नीचे नहीं जा सकता, यानी कि बेटा उसको टू पे टच करके ही निकल जाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि देख वैसे तो टू पे क्योंकि रूट है, तो भाई टू पे ग्राफ कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ऐसे नहीं जा पाएगा, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? टू पे टच करके ही ऊपर जाना पड़ेगा। पहली कॉन्सेप्ट ये हो गया कि टू पे ग्राफ टच करके जाएगा, यानी टू एक रिपीटेड रूट हो गई। कैलकुलस में एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है कि कभी भी ग्राफ टच करता है पॉलिनोमियल का तो वहां रिपीटेड रूट आती है, यानी x माइनस टू का होल स्क्वायर जैसा कुछ बनेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि एक x माइनस टू होल स्क्वायर इसका फैक्टर होगा एफ एक्स का। अब दूसरी बात करते हैं लेफ्ट साइड में क्या होगा। ये तो राइट साइड की बात हो गई, पॉज करके सोचो जरा लेफ्ट साइड में क्या होगा। देखो राइट साइड में तो मुझे ग्राफ समझ आ गया, ऐसा कुछ जाएगा इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और टू पे टच करते हुए जाएगा। ठीक है सर, अब लेफ्ट साइड में तुम्हें एक बात पता है कि मॉड एफ एक्स के ग्राफ में क्या होता है, लेफ्ट साइड में नीचे का पार्ट ऊपर जाता है ना, और राइट साइड का लेफ्ट में चले जाता है एफ ऑफ मॉड एक्स में। यानी अगर मैं एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो ये राइट वाला ही एज इट इज मिरर इमेज चिपका हुआ होगा, यहां पे राइट वाला ही मिरर इमेज चिपका हुआ होगा। हाँ सर बिल्कुल चिपका हुआ होगा, राइट वाले की ही मिरर इमेज चिपकी होगी और लेफ्ट वाले में, राइट वाले की लेफ्ट में मिरर इमेज चिपकी हुई होगी। इतनी बात मानते हो? मानते हैं सर। दूसरी बात ये तो, बट मॉड एफ एक्स में क्या होता है, मॉड एफ एक्स में नीचे का पार्ट जो है, मान लो नीचे ऐसे है तो वो ऊपर चले जाता है, नीचे का पार्ट बेटा ऊपर चले जाता है ना। यानी मुझे एक बात समझ आ गई कि जब नीचे का ऊपर जाएगा वो राइट जैसा दिखना चाहिए। नहीं समझे बात को? कि भाई अगर इधर वाला ग्राफ इधर सेम रहेगा, तुम चाहते हो ना दोनों के ग्राफ सेम रहे, तो राइट में सेम रहे और लेफ्ट में भी सेम रहे। लेफ्ट में इसमें क्या होता है, ये वाला यहां आ जाता है, ये वाला उठ के एज इट इज एक तरह से इसकी इमेज इस तरह से यूं ही बन जाएगी, कुछ इस प्रकार का, एक रफली बोल रहा हूं। और ये वाले भाई साहब भी नीचे से उठ के ऊपर चले जाएंगे। तो क्या मैं अब ये नहीं बोल सकता कि भाई जो नीचे वाला पार्ट है वो उठ के अगर ऊपर जाना है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री आनी चाहिए? सोच के देखो, क्योंकि अगर फंक्शन इस प्रकार का हो जाएगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मतलब ऑड फंक्शन, f0 0 होता है ऑड के लिए, और अब जो फंक्शन है वो इस प्रकार का हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। सोच के देख लो, ये तो 2,0 पे टच कर ही रहा था। मैं कह रहा हूं कि फंक्शन अगर ऑड हो जाए यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री आ जाए तो होगा क्या, लेफ्ट साइड में भी देखो ये ग्राफ ऊपर उठ के आएगा, इसकी जब मैं इमेज लूंगा और राइट टू लेफ्ट इमेज ले लूं तब भी सेम ही बनेगा, यानी मॉड एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ सेम बन जाएगा। यानी कि हमें क्या समझ आ गया, एफ एक्स मस्ट बी ऑड फंक्शन फॉर द ग्राफ ऑफ mod fx and f of mod x to be same for x नेगेटिव। x नेगेटिव के देखो, पॉजिटिव के लिए सेम रखने के लिए मैंने ये बोला नीचे नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव के लिए सेम रखने के लिए मुझे पता है ये चीज उठ के इधर आनी है सेम, और ये चीज उठ के ऊपर जाएगी, तभी तो सेम बनेगा ना दोनों तरफ। जब ये इमेज ऊपर चली जाएगी सेम चीज, यानी ओरिजिन के अबाउट उसमें सिमेट्री होगी, यानी फंक्शन ऑड होगा बेटा। यानी अब मुझे समझ आ गया, बस एक 2 रूट हो गया, एक -2 रूट हो गया, और ये भी रिपीटेड है वो भी रिपीटेड, और एक 0 रूट हो गया, तो फंक्शन हो गया x-2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर और x-0, और लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 ही था, तो बाहर तो a कुछ आएगा नहीं। 5 डिग्री तुम्हारा पॉलिनोमियल fx ये बन जाएगा, fx तुम्हारा बेटा ये बन जाएगा। आया ना मजा? बहुत प्यारा क्वेश्चन। 5 डिग्री पॉलिनोमियल मिल गया हमें जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन स्टेटमेंट कि इन दोनों का ग्राफ सेम होगा, f2 0 होगा, मतलब जो 5 डिग्री पॉलिनोमियल है वो इस तरह का है, x² - 4 का होल स्क्वायर इंटू x। ठीक है जी, अब निकाल लो जो निकालना है। f0 तो 0 है, f1 निकाल लो, f0 इज 0, f1 हो गया
9। ठीक है, तो इन दोनों का सम तो 9 हो रहा है, उन्होंने 25 बोला है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0, ये बात ट्रू है, और हमने प्रूव कर लिया। ये लिमिट निकाल लेते हैं, 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा बन रहा है, तो ई की पावर, सी ऑप्शन में हो जाएगा ई की पावर, बेस फंक्शन में से 1 माइनस किया तो एफ एक्स इंटू पावर फंक्शन, एफ एक्स की जगह इंटू पावर फंक्शन था 1/1 माइनस कॉस एक्स, इस 1/cos x माइनस 2, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ताकि बेटा ये चीज तो हाफ बन जाए। ऊपर जाएगा तो e की पावर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, फैक्टर काट दो 2x माइनस 2 होल स्क्वायर का, तो e की पावर 2x x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x को 2 डाल दीजिए, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, 16 4 द 64, तो e की पावर 64 बन गई ये लिमिट, e की पावर 64 ये वाली। ये तो खुद कर लो बेटा अब तुम सारे अब ऑप्शन। बाकी एक इंटीग्रल पूछा है, इंटीग्रल पूछा है x अपॉन एफ एक्स की पावर 1/4, तो x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/4 इंटीग्रेट करनी है। ठीक है जी, x कट गया, पावर 1/4 कटा, तो यानी कि dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसका फॉर्मूला होता है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो गया, डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया बेटा तुम्हारा। ठीक है ना, तो हमारे बी सी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही हो जाएंगे। अच्छा प्रॉब्लम है, बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल हुआ, बढ़िया कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ। चलिए एक और निपटाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से निपट जाएगा। एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएबल इन 0 से 2, 0 से 2 के बीच में भैया मैं तो 1 पे चेक करूंगा, हाँ 1 पे चेक करूंगा, क्योंकि 1। अच्छा एक और बात, 10 के साथ बॉक्स फंक्शन दे दिया पाई मल्टीप्लाई, तो tan ऑफ n पाई जैसा कुछ हो गया, क्योंकि n ये तो एक इंटीजर हो गया n, राइट, बॉक्स फंक्शन एक इंटीजर होता है, और tan n पाई इज ऑलवेज 0, तो ये चीज तो एग्जैक्ट 0 हो गई। बेसिकली यही हट गया, खेल ही खत्म हो गया यार, कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। एफ एक्स तुम्हारे पास बन गया ए एक्स क्यूब प्लस बी, जल्दी से अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, 2 cos पाई एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स 1 से 2, बस अब तो 1 पे टूटा हुआ है, डिफरेंशिएबल मतलब कंटिन्यूस भी है, तो 1 पर कंटिन्यूस रखो, तो a प्लस बी, यहां 1 डालोगे तो cos पाई माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन डिफरेंशिएट कर दो, 3a एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 डाल दो, तो f डैश 1 माइनस 3a आ जाएगा, f डैश 1 प्लस, इसको डेरिवेटिव लो, 2 पाई cos पाई एक्स का हो गया sin पाई एक्स विद माइनस साइन, और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को जैसे ही 1 डालोगे sin पाई एक्स की वजह से 0, और 1 डालोगे तो ये हाफ हो गया, तो 3a बराबर हाफ, यानी a बराबर 1/6, और a को यहां डाल देना तो b आ जाएगा, कंपेयर कर देना a और b की वैल्यू, खट से आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज थी, n पाई 0 होता है, तो यार ब्रेन टीजर कैटेगरी में नहीं आना चाहिए था, इजी था। चलो अगला देखते हैं, 45 मेन क्वेश्चन है अब ये वाला, इसमें देखेंगे बढ़िया प्रॉब्लम। डिफाइन द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, कंसीडर द पीस वाइज फंक्शन एच एक्स, तीनों का मैक्स तीनों का मिनिमम, ऐसे फंक्शन तुमने खूब बनाए हैं बेटा, मिनिमम ऑफ फंक्शन मैक्सिमम ऑफ फंक्शन, तो सारे एक साथ बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बढ़िया सा ग्राफ बनाएंगे, नीट एंड क्लीन काम करना है ऐसे क्वेश्चंस में बेटा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, 0 पर टच करते हुए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का जो उल्टा ग्राफ होता है ये वाला होता है ना माइनस एक्स स्क्वायर का, इसे एक यूनिट ऊपर खिसका दीजिए, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो 0,1 से शुरू होगा। अच्छा एक और बात मुझे दिख रही है कि ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, सारे ही एक्स स्क्वायर जैसे कुछ दिख रहे हैं, मतलब ये भी मॉड एक्स है, तो सारे इवन फंक्शन है, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से करूं इवन है, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, तो बेसिकली लेफ्ट साइड में बनाने की जरूरत नहीं है, चिपका देंगे, चलो ठीक है, दिमाग में चल रहा है बता दिया। मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स तो वी शेप्ड ग्राफ होता है, इस प्रकार का वी शेप्ड ग्राफ होता है, बट उसको 1 यूनिट ऊपर से रखाना था, मतलब यहां से शुरू हो जाएगा,
यहां से हमारा मॉड एक्स का ग्राफ शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। वी शेप्ड ग्राफ ऐसे कहीं पे मिल रहे होंगे, इस प्रकार से मिल रहे होंगे। ये 3 ग्राफ्स बन गए, देख लो, ये 3 ग्राफ्स बन गए। ऊपर सबसे ऊपर पैराबोला जाएगा। आगे मिल कहाँ कहाँ रहे हैं ये देख लेते हैं। पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं, राइट के निकाल लो, लेफ्ट तो सिमेट्री है। तो ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था एक्स स्क्वायर, और ये है 1 प्लस एक्स, और ये है 1 माइनस एक्स की लाइन। ठीक है जी, तो अब हम इसको निकालने के लिए एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर रख देते हैं। तो 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x 1/√2 हो गया। तो यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तुम्हारा 1/√2 है। ऐसे ही ये निकाल लेता हूं, ये तो 1/√2 हो गया। इसको निकालने के लिए बेटा 1 प्लस एक्स को बराबर रखोगे एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 0, क्वाड्रेटिक 1 प्लस माइनस √5/2। तो ये वाला पॉइंट 1 प्लस √5/2 हो गया। इधर भी ऐसे ही आ जाएगा, इधर भी ऐसे ही आ जाएगा। 1 माइनस √5/2 वाला नहीं लिया मैंने, क्योंकि सिमेट्री दिख रही है मुझे ये वाला हो, तो फिर ये वाला पॉइंट आ जाता कहीं नेगेटिव वाला। ठीक है भाई, और इस साइड भी फिर ये वाला -1/√2 हो गया, बिकॉज इवन फंक्शन है। और ये वाला तुम्हारा दोबारा से माइनस ऑफ 1 प्लस √5/2 हो गया बेटा। ठीक है, ये 3 फंक्शंस मेरे बन गए हैं। अब मुझे मैक्स लेना है, मिनिमम लेना है। कब लेना है देखो, hx फंक्शन है तीनों का मैक्स जब -81/100 से बड़ा है। अच्छा, -81/100, ओके। 1 पर 1 के आसपास है ना, 1 पे वैल्यू देखते हैं पहले। तो 1 पर वैल्यू 1/√2 से तो बड़ी ही होगी। ये वाला है 1,0, तो ये वाला पॉइंट है ना भाई, और ये वाला पॉइंट -1,0 है। तो अगर तुम ध्यान दो, तो जो माइनस ऑफ 81/100 है, -81/100 है, ये -0.81 है। ठीक है जी, और ये -0.707 है। 1/√2 की वैल्यू तुम देख लेना, यही होती है आई थिंक -0.7, यानी इससे जस्ट लेफ्ट में रहेगा। यानी कि बेसिकली यहां पर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन -1/√2 से भी छोटी बट -1 से बड़ी, ये लाइन x इक्वल टू -0.81 वाली लाइन है, जहां से मुझे लेना है। तो जब x -81/100 से बड़ा है, यानी इस रीजन के राइट साइड में है, तो तुम्हें मैक्सिमम देखना है भाई। तो देखो, अब मैं मैक्स दिखा रहा हूं तुम्हें, इस लाइन के राइट में देखना है, तो तुम्हें मैक्स लेना है, राइट। ये देखो, मैक्स ऑफ दीज 3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस रीजन में ये मैक्स है। ये देखो, तीनों में सबसे बड़ा है। वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सबसे ऊपर कौन है, फिर ये बड़ा हो गया यहां तक, फिर उसके बाद ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया जो ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ गए ना, इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि मैं अगर फंक्शन ब्रेक करके लिखना चाहूं, तो fx हो जाएगा सबसे ऊपर, तो वो एक्स स्क्वायर 1 प्लस √5/2 से बड़ा। सो एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1 प्लस √5/2, करेक्ट। और ये वाला 1 प्लस एक्स इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1 प्लस √5/2। ठीक है, और इक्वालिटी कहीं भी लगा लो, क्योंकि दोनों से यही वैल्यू मिल रही है, दोनों फंक्शन वहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी इक्वालिटी आप लगा सकते हो। ठीक है, और फिर 0 से छोटा और इससे बड़ा, सो 1 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -81/100। इससे बड़े में 1 माइनस एक्स, ये वाला ग्राफ चल रहा है। ये लाल से जो मैंने शेड किया है, दिस इज माई रिक्वायर्ड ग्राफ। ये हो गई इससे बड़े। अब इस लाइन से छोटे में कह रहा है कि मिनिमम लेना है, समझ गए। तो इस लाइन, ये लाइन एक तरह से बाउंड्री है, इसके ऊपर मैक्स वाला लेना था, इसके लेफ्ट साइड में मिनिमम वाला लेना। अब मिनिमम तो ये भाई बैठे हैं, ये चुपचाप बैठे हैं, कह रहे हैं मैं ही हूं भाई। इस पूरी डोमेन में सबसे नीचे तो यही वाला फंक्शन है, यानी कि ये वाला था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x लेस देन -81/100, जो मर्जी होता रहे, यही फंक्शन की ब्रांच सबसे नीचे, और सब तो ऊपर पॉजिटिव है, तो ये वाला ब्रांच अपना हो जाएगा इन सब के लिए। तो ये हमारा hx फंक्शन ब्रेक हो गया, fx नहीं hx फंक्शन पीस वाइज मैंने डिफाइन कर दिया। यही मेन चीज है यार इस चैप्टर में, जिसको फंक्शंस ब्रेक करने समझ गए, सीख लिए जिसने, वो इस चैप्टर का क्वेश्चन कर देगा। कुछ भी बना के दे सकते हैं यहाँ पे कुछ भी बना के देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया, 2x स्क्वायर दे दें, 2 मॉड x दे दें, -2x स्क्वायर +3 दे दें, जो मर्जी मॉड की, फिर बॉक्स भी दे दें, कुछ भी दे सकते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एच एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एम पॉइंट्स। तो अब तो ग्राफ ही मिल गया, सीधे सीधे ग्राफ से ही देख डालो भाई, ग्राफ से ही देख डालो। तो नॉन कंटिन्यूस कहाँ कहाँ है? डिसकंटिन्यूस के लिए देखो यहाँ तो सेम आएगी लिमिट, और यहाँ भी 0 पर सेम ही आएगी, 0 पे दोनों 1 दे रहे हैं। बस -81/100 पे क्योंकि सडन फंक्शन चेंज हुआ है। देखो यहाँ तक राइट में ये वाला फंक्शन था और इसके लेफ्ट में एकदम से ये वाला फंक्शन हो गया, ये वाला। सो क्लियरली -81/100 में अलग अलग वैल्यू है। सो डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू -81/100 सिर्फ इसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है और सब जगह कंटिन्यूस है। नॉन डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ है? इस पे तो होगा ही भाई, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशियबिलिटी, इस पे तो होगा। और साथ में ये देखो इस वाले पॉइंट पर, सॉरी लाल वाला फंक्शन था ना अपना, हाँ कहाँ गया, यहां तक ये लेना था। फिर ये तो यहाँ कॉर्नर आया 0 पर, तो 0 पर भी नॉन डिफरेंशियबल, और एक कॉर्नर आया इस पर भी कॉर्नर आया। सो 1 + √5/2 पर भी नॉन डिफरेंशियबल होगा। 1 पर 1 तो था ही नहीं, हाँ यही 2 पॉइंट्स आए ब्रेक होके, यानी इन तीनों पर नॉन डिफरेंशियबल है और एक जगह डिसकंटिन्यूस है। तो हमसे पूछा है m की वैल्यू हो गई 3, n की वैल्यू हो गई 1। सो m + n भाई 4 आ रहा है मेरा, तो 4 बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो बढ़िया प्रॉब्लम था, देख लीजिए। ग्राफिकली मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ग्राफिकल अप्रोच ली है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 2 फंक्शन 3 फंक्शन जब भी देने ग्राफिकल अप्रोच बेस्ट होती है। LHD RHD वगैरह पे मत जाइए, क्योंकि ग्राफ से सीधा सीधा डिसकंटिन्यूटी और शार्प कॉर्नर्स आपको दिख गए। दोबारा देख लो, ग्राफ बेसिकली वो है जो लाल कलर से बना है, लाल कलर यहाँ पे बना है, इतना लाल इस लाइन तक, फिर सीधे यहाँ। तो ग्राफ ऐसा कुछ है, यहां तक ऐसा -0.81 तक, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा और एक ऐसा पैराबोला, राइट? इस तरह से ग्राफ हमारा बना हुआ है। गॉट इट? जहां जहां कॉर्नर है वहां नॉन डिफरेंशियबल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरह का जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे, एक और करेंगे भाई इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। fx दिया है x, gx दिया है 1 - मॉड, तो gx हो गया तुम्हारा 1 - x का मॉड। hx दिया है 2 - gx, ऐसा हो गया, ठीक है। lx फंक्शन दिया है h ऑफ मॉड x प्लस मॉड hx। अब देखो फिर से इसको करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि मुझे एडिशन क्रिएट करना है, मतलब ये दोनों फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। या तो बैठ के तुम hx h mod x सब क्रिएट कर लो, या ग्राफिकली ऐड करना। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं, अगर नहीं आता तो देखो सब लोग ध्यान से देखेंगे कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं इन दोनों के ग्राफ बना लूंगा पहले तो, ठीक है। पहले hx का बनाओगे सर, सबसे पहले तो hx का ग्राफ देखो कैसा है। hx तो बड़ा सिंपल है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है -1 - मॉड x, इसको 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करना है, इसको बेटा 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करना है। ऐसा कुछ ग्राफ, चलो अच्छी तरह बना देते हैं पूरी जगह लेके। देखो ये था तुम्हारा 1 - मॉड x विद अ नेगेटिव साइन, -1 - मॉड x, इसमें 2 और ऐड करना है, तो ऊपर ले जाइए ऐसा कुछ ग्राफ, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 1, 2, x1 पे y2 आ रहा है, और यहाँ पे x0 डालो तो 1 आ रहा है, ठीक है जी। चाहो तो रूट्स भी निकाल सकते हो, ये इसको 2 रखेंगे तो एक तो -1, 0 और एक 3, 0 इसके रूट्स बन गए, ठीक है। y0 डाल दिया मैंने, इसमें hx का ग्राफ बना है। अभी ये किसका ग्राफ बना है? hx का ग्राफ बना है बेटा, ठीक है। बट हमें hx से मतलब नहीं, हमें h ऑफ मॉड x और मॉड hx से मतलब है। तो अब तुम्हें पता है ये जो उल्टा ट्राइंगल है, तो जब मॉड hx बनाओगे, अब अच्छी तरह बनाएंगे, देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये वाला ग्राफ मेरा जो बेसिकली नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। दिस इज -1, 0, दिस इज 3, 0। बेसिकली जो नीचे होता है वो ऊपर चले जाती है ना, तो जो नीचे वाली ब्रांच है उसे ऐसे ऊपर कर दिया, जो ये नीचे थी इसे ऐसे ऊपर कर दिया, तो ये बन गया मॉड hx का ग्राफ। ये किसका बन गया? मॉड hx का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट 1, 2 ही रहेगा, ये पॉइंट 0, 1 ही रहेगा। पॉइंट्स अच्छी तरह बनाने हैं क्योंकि ऐड भी करने हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसी के रिलेटिवली नीचे बिल्कुल सेम तरीके से
हम बना देते हैं बेटा एच ऑफ मॉड एक्स का। अभी तो मॉड एच एक्स का बना था, अब एच ऑफ मॉड एक्स मतलब लेफ्ट का डिलीट, राइट का तो एज इट इज बना दिया ये 3,0 1,2, ये वाला राइट एज इट इज, लेफ्ट का डिलीट, और इसी की इमेज ले लेते हैं, इसी की बेटा इमेज ले लेते हैं। तो जब इसकी इमेज लोगे, ये देख लो सही बना है, सही बना है, ध्यान से देख लेना भाई एक बार। 0,1 ये वाला पॉइंट था, और ये तुम्हारा -1,2 हो जाएगा, और वो -3,0 हो जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ बन गए भाई। ठीक है, अब मुझे दोनों को करना है ऐड। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मुझे ऐड करना है, जैसे 3 से बड़ा ये और ये दोनों को अब ऐड, जो जो फंक्शंस है उन्हें रिलेटिवली ऐड कर दूंगा मैं, जो जो डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग। क्या मतलब है, देखो जैसे एग्जांपल इधर देखो, तुम्हें ये देखना है कि लाइंस क्या क्या हैं, उनके ऊपर ग्राफ की वैल्यू लिख लो। मतलब देखो ये वाला जो ग्राफ था, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, क्योंकि इस वाले ये एच एक्स का था ना, और एक्स 1 से बड़ा था, तो इसको तुमने उल्टा खोला था, x-1, सो 2 + 1 - x, यानी ये वाली लाइन 3 - x थी। समझ गए, ये वाली लाइन तुम्हारी 3 - x थी, और ये वाली लाइन सिमिलरली 1 + x हो जाएगी। समझ गए ना, x को बेसिकली, इसको एक बार पॉजिटिव 1 से बड़े के लिए इसे नेगेटिव से खोल दिया है ना, और 1 से छोटे के लिए इसे पॉजिटिव से खोल दिया, तो ये इस तरह के ग्राफ बन गए। अब इसी को इस्तेमाल यहां पे करो, इनके ऊपर लिखो, देखो ये तो 3 - x था, ये भी 3 - x था, बट ये वाली लाइन जो नीचे जा रही थी ये ऊपर चली गई, तो x एक्सिस के अबाउट इमेज जब ली जाती है तो क्या होता है बेटा, तो वैसे तो तुम स्लोप पॉइंट से भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको x - 3, इसमें माइनस आ जाता है, x एक्सिस में जब x एक्सिस के अबाउट इमेज ली जाती है तो पूरे फंक्शन में नेगेटिव लग जाता है, 3 - x में माइनस लगा दिया, x - 3। आप पॉइंट ले लो, स्लोप तो 1 ही हो जाएगी, क्योंकि इसकी -1 थी, इसकी 1 हो जाएगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी देख सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन y = x - 3 आएगी। मैं ग्राफिकली समझा रहा हूं आपको, थोड़ा इजी रहेगा आगे चल के, अभी देखना। ठीक है, ग्राफ जिनको अच्छे लगते हैं वो इससे कर सकते हैं। फिर ये वाली लाइन 1 + x थी, ये वाली पूरी लाइन 1 + x थी, हाँ सर ये भी 1 + x रहेगी फिर। ठीक है, और ये 3 - x थी, ये भी 3 - x रहेगी एज इट इज, करेक्ट। और ये वाली x - 3 रहेगी, बिल्कुल रहेगी। लेफ्ट वाली भी तो लिख लो, ये 1 + x है बेटा। अब ये क्या हो जाएगी, देखो अब ये 1 + x को फिर ऊपर, इसको ही तो इमेज ली थी तुमने, इसको इमेज लेके ऊपर ले गए थे, तो यानी अब तुम इसमें पूरे में माइनस लगा दो, तो -(x + 1) हो रही होगी, ये -(x + 1) हो रही होगी ये वाली लाइन। ठीक है, ठीक है भाई, देख लो जरा एक बार, देख लो भाई जरा एक बार। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बेसिकली मैं इनके फंक्शंस क्यों लिख रहा हूं अभी समझ आ जाएगा, बट सबके फंक्शंस लिख लो, जैसे इसके ऊपर लिख लेता हूं। अब ये तुम 2 पॉइंट फॉर्म से भी लिख सकते हो, बट मैं तुम्हें फास्ट तरीका बता रहा हूं कि इसमें अब इसकी इमेज ही तो ली हुई है, जब y एक्सिस में इमेज लेते हो तो x में माइनस लगता है, यानी 1 + x की जगह ये 1 - x हो जाएगा, ये 1 - x हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला ग्राफ 1 - x हो जाएगा, और इसमें 3 - x की जगह 3 + x हो जाएगा, क्योंकि x की जगह बस माइनस से रिप्लेस कर दिया, x - 3 था वो -x - 3 हो जाएगा। ऐसे मैंने क्या किया, हर एक फंक्शन के ऊपर तुम देख रहे हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब मैं करूंगा दोनों को ऐड, बिकॉज मुझे करना है ऐड। ठीक है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी निकालने हैं, वो कई बार तुम इनके इंडिविजुअली भी निकाल के कर सकते हो, बट मैं तुम्हें ओवरऑल और भी कैलकुलस के क्वेश्चन, मान लो एरिया पूछ लें या कुछ और पूछ लें इस फंक्शन के बारे में, इसकी कितनी रूट्स हैं, बहुत चीजें पूछ सकते हैं, तो हम फंक्शन ही क्रिएट करना सीख रहे हैं कैसे। ये मत सोचना बस डिफरेंशियबिलिटी निकालनी थी मैं वैसे कर लेता, ऐसे कर सकते हो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट। चलिए तो अब ऐड किया जाए, ऐड कैसे करेंगे ध्यान से देखना भाई। 3 से बड़े में, 3 से बड़े में ये भी ये है, ये भी ये है, तो फॉर x > 3, तो अब lx फंक्शन लिख रहा हूं, x - 3 और x - 3 ऐड होगा, मतलब 2 टाइम्स x - 3 हो जाएगा फॉर x > 3, करेक्ट। 3 से बड़े में ये ग्राफ है। अब देखो जरा, 1 से, ये था 1 से 3 में ये 3 - x है, और ये भी 3 - x है, तो 1 से 3 में, तो फॉर 1 से 3 डबल ऑफ 3 - x हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब क्या होगा, और
यहां पे देखो 0 से 1 में भी ये वाला, क्योंकि अभी पॉजिटिव साइड में तो क्या सेम ही रहता है ना, पॉजिटिव में सेम नहीं ही रहता है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता पॉजिटिव साइड में। एक मिनट, h ऑफ मॉड x लिखना था ना, अरे यार ये वाला गड़बड़ कर दी मैंने, इस वाले का तो इमेज लेना था, ये ऊपर नहीं आनी चाहिए थी ना, बेसिकली इसका इमेज लेना था, तो ये लाइन तो सीधे चलती। एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई है भाई, ये लाइन तुम्हारी सीधी चलती क्योंकि तुम्हें इसकी इमेज लेनी थी, मैंने शायद उसकी ले डाली, इसको तो रखना ही था ना इधर। देखो क्या कह रहा हूं, ये वाला फंक्शन तो एज इट इज रहता, ये वाला एच एक्स तो ये था ना, ये एच एक्स था, अब एक्स में मॉड लगाना है तो इसका राइट सेम रखा और लेफ्ट में इसकी इमेज ले ली, तो बेसिकली थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये ऐसा होता, अब सही बना है, आई थिंक अब सही बना है, करेक्ट। अब ये वाली लाइन 3 माइनस एक्स ही रहेगी नीचे तक, ये तो सेम चल रही है, और ये वाली 3 प्लस एक्स ही रहेगी, बस इतना सा चेंज कर लिया हमने, छोटी सी मिस्टेक थी, अब पकड़ में आ गई है वो। चलो अब ऐड करते हैं जरा, हाँ तो अब 3 से बड़े में देखो x-3 और 3 माइनस एक्स कट कटा के 0 बन जाएगा बेटा, तो 0 बन गया फॉर x ग्रेटर देन 3। 1 से 3 के बीच में डबल ऑफ 3 माइनस एक्स, ये बिल्कुल सही था, डबल ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है जी। और अब बेटा 0 से -1, ये वाला -1 था, 0 से -1 देखो जरा, एक है 1 प्लस एक्स और ये वाला ग्राफ था 1 माइनस एक्स, तो 2 हो जाएगा, जैसे ही इन्हें ऐड करूंगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को 2 और x 0 और -1 के बीच में, करेक्ट, 0 और -1 के बीच में ये वाली ब्रांचेस ऐड करी, देख लो एक बार, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, इसकी वैल्यू थी 1 प्लस एक्स, इसकी थी 1 माइनस एक्स, इन दोनों को मैंने ऐड किया है ताकि मुझे -1 से 0 फंक्शन मिल जाए। क्लियर हो गई ये बात। अब ऐसे ही, अब ये देखो -1 से 0 तो हो गया ये वाला डोमेन, अब -1 के लेफ्ट में -3 तक मैं पहले ऐड करूंगा, देखो तो -3 यहां पे कहीं होगा, -3 यहां पे कहीं होगा, ठीक है सर, तो -3 से -1 एक ये है और एक ये है, समझे, तो -3 से -1 ये वाला और ये वाला मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, -3 से -1 एक ये है और एक ये है, तो एक लाइन है ये और एक है ये, समझ गए होपफुली। तो फॉर -3 से -1 एक बार मुझे लेनी है माइनस ऑफ x-1 ये वाली, और एक बार लेनी है +3 प्लस एक्स, ये कट गए, ये भी 2 आ गया, बहुत ही मजे की बात हो गई कि इन दोनों का सम भी आप देख रहे हो 2, तो इन दोनों ब्रांचेस में एक्चुअली 2 ही आ जा रहा है, सेम भी लिख सकते थे तुम, -3 से -1, 1 से 0, यानी -3 से 0 सीधे ही लिख देते। अब आगे आगे, अब बची ये वाली ब्रांच, -3 के लेफ्ट में ये बची और -3 के लेफ्ट में ये बची, तो एक में ये है और एक में ये है, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा बेटा तब भी मुझे दिख रहा है x तो कट गया, x तो कट गया, देख लो जरा, x तो कट गया है, x तो कट गया है, और 3 -1 2 बच गया, यहां भी 2 बच गया यार, ये तो सारे ही 2 आ रहे हैं, ये भी 2 आ गया और x लेस देन -3। एक बार जरा चेक कर लो भाई, चेक कर लीजिए एक बार, क्या ये सही बना है फंक्शन हमारा, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर लग रही है तो देख के बता दो भाई। जीरो से वन, 0 से 1 नहीं लिखा ना मैंने, हाँ 0 से 1 लिख लेते हैं, 0 से 1 लिख लेते हैं, 0 से 1 रह गया, 0 से 1 वाला पार्ट देखो ये वाला रह गया ना, ये 0 से 1, ये 0 से 1, ये वाला पार्ट रह गया, दोनों 1 प्लस एक्स हैं, तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स फॉर एक्स बिटवीन 0 से 1, और देख लो, तो बेसिकली नेगेटिव पोर्शन के लिए पूरा ही 2 आ गया, तो तुम इसको 2 लिख सकते हो फॉर एक्स नेगेटिव, क्योंकि सारे ही नेगेटिव के लिए तुम देख पा रहे हो 2 आ गया है फंक्शन, राइट, मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है बिल्कुल सही,
तुम भी एक बार चेक कर लो। सो Lx फंक्शन बन गया है, ऐसे लिख लो, Lx फंक्शन बन गया है 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और डबल ऑफ 3 माइनस एक्स फॉर x, डबल ऑफ 3 माइनस एक्स फॉर 1 2 3 फॉर 1 2 3, मतलब इक्वल तो कहीं भी लगा सकते हो क्योंकि कंटिन्यूस तो वैसे ही है वो, और डबल ऑफ 1 प्लस एक्स फॉर x 0 से 1, एंड उसके बाद सभी के लिए 2 बना है, इस पूरी डोमेन में 2, मतलब 0 से छोटा कुछ भी ले लो 2 ही बन रहा है। x लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू कहीं भी लगा लो, सब जगह कंटिन्यूस ही आना है क्योंकि अल्टीमेटली ये वाले ग्राफ सारे कंटिन्यूस थे। कंटिन्यूस और कंटिन्यूस का सम तुम्हें पता है, कंटिन्यूस ही आता है। तो ये ग्राफ्स बन गया है, बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए भाई। क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एल इज नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल देखो कहां कहां आ रहा है, LHD RHD निकाल लो, लीनियर है, सीधे ही डिफरेंशिएट मार दो। ओपन था क्लोज था, या कुछ नहीं बोला गया है, तो हाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सभी है। 3 से बड़े में 0, और इधर भी, इधर -2 आ रहा है आई थिंक, चेक कर लीजिए। तो x इक्वल टू 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर -2 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, 1 पर भी नहीं आ रहा, 0 पर भी इधर से 2 आ रहा है, इधर से 0 आ रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स हो गए, 3 1 एंड 0। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 3 बनने चाहिए। 3 करेक्ट है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसके थ्रू आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, फंक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। 2 ग्राफ्स अगर पता है तो उन फंक्शंस के बेसिकली वही जैसे तुम करते हो यार, 2 फंक्शन को मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन में किया था मैंने, कॉमन डोमेन देखी और मल्टीप्लाई कर लिया। यहां भी तो वही किया, कॉमन डोमेन देखी, 3 से बड़ा कौन सा है, इसमें ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, दोनों को ऐड कर लिया। ग्राफिकली क्या सब कुछ एक साथ मिल गया, नहीं तो वैसे करते लंबा पड़ जाता, बिना ग्राफ के करने जाते तो सबकी ब्रांचेस लिखते, इसकी ब्रांच लिखते, इसकी ब्रांच, पीस वाइज डिफाइन करते। जैसे याद है ना फर्स्ट क्वेश्चन में आज पीस वाइज दिया था, फिर जब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना था तो मैंने पहले, क्योंकि इसमें पीस वाइज ऑलरेडी गिवन था तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। मुझे जब इसमें मॉड वॉड दिए हैं, मैं पहले या तो पीस वाइज लिखूं इसमें सबको, एच एक्स को लिखूं, एच ऑफ मॉड एक्स को लिखूं, मॉड एच एक्स को लिखूं, फिर ऐड कर, उससे भी यही आएगा। तुम चेक करना हो तो कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इस तरह से सॉल्व होता है भाई ये, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गया 46 नंबर। अब एक 47 नंबर, ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क, यहीं से कल हम शुरू करेंगे। यही मास्टर प्रॉब्लम मैं कह रहा था कि अलग अलग पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 4 अलग अलग फंक्शन, चारों को तोड़ने हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें से मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, इसको आपको ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये 4 फंक्शंस दिए हैं, उनको बताना है कहाँ कहाँ कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल, 1 1 ऑन, टू मैनी 1, सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ से हम कल की क्लास करेंगे स्टार्ट, इसको आप सभी लोग जरूर ट्राई करें। इसके साथ हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी समाप्त। फिर हम कल के लेक्चर में इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए डिफरेंशिएशन पर बढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन वगैरह, फंक्शनल आइडेंटिटीज, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आज हमने कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी करके मिक्स किया, कल हम डिफरेंशिएशन के साथ डिफरेंशिएबिलिटी मिक्स करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट, और इस तरह का जो मैंने अभी तुम्हें दिया है पिछला वाला मैट्रिक्स मैच, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी रिसेंटली आए हुए हैं, इसलिए इसके फंक्शंस को ब्रेक करना तुम्हें बेटा सीखना है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इज ऑल अबाउट आप फंक्शंस में कितना कंफर्टेबल हैं, उनके डोमेन रेंजेस में, ग्राफ बनाने में, उनको मल्टीप्लाई करने में, ऐड चेक करना, LHL RHL, वो सब चीजें इस चैप्टर में आपको देखनी है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आज मजा आया तुम लोगों को, काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। मेंस का पेपर हो गया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बातें बताई थी वो जरूर याद रखिएगा बेटा, और एडवांस्ड के लिए बिल्कुल लग जाओ, मतलब सोचो ही मत यार, कुछ बिल्कुल सोचना नहीं है। ये टाइम सोचने समझने का नहीं है, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक्शन करने का है। अब वो टाइम नहीं रह गया बेटा कि मुझे मोटिवेट कर दो सर, मोटिवेशन तो जिनके अंदर है बेटा वो निकाल ले जाएंगे फिर IIT। अब लास्ट का कुछ टाइम आ गया है, इतनी मेहनत करी है 2 साल, अब वो समय नहीं है कि डिमोटिवेट होके बैठ जाओ। अब तो इनफैक्ट वो समय है कि जो एनर्जी उस समय थी पहले दिन जब शुरू किया था, आज वो एनर्जी की जरूरत है। उस दिन को याद करो, अपने अंदर से मोटिवेशन ढूंढो, क्यों किया था तुमने, सिलेक्शन पाना था, क्यों पाना था, सबके बारे में सोचोगे तब तुम्हें मेहनत करने का जोश आएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए इसी तरह। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।